अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट क्लास में? सेट्स, और हमने इस पे ये कुछ ऑपरेशंस देखे थे। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, मेंबरशिप टेस्ट और आइट्रेशन। ठीक है, जल्दी से रिकैप करते हैं इसका। यूनियन क्या होता था भाई? तमाम सेट्स के यूनिक एलिमेंट्स को, ठीक है, कंबाइन कर देना और एक ही सेट में शो करा देना। वो ऑपरेशन क्या था हमारे पास? यूनियन था। ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या था कि हमारे पास दो सेट्स हों या दो से ज़्यादा सेट्स हों, ठीक है, दो सेट्स में दो से ज़्यादा सेट्स हों, उनमें जो भी नंबर कॉमन होगा वो हमें मिल जाएगा। जी हाँ हाँ बट ट्रू और वन ये भी सेम वैल्यू है। हाँ, बट इसको मर्ज नहीं किया था। इसको मर्ज नहीं किया था ना। देखें, ट्रू भी आ रहा है और वन भी आ रहा है। असल में यहाँ पे देखें, ट्रू हमने पहले इसको ना स्ट्रिंग बना के लिखा था ऊपर, तो देखें आप, इसने ट्रू को एज इट इज प्रिंट किया है। अभी मैंने क्या किया हुआ इसको, अभी मैंने इसको बूलियन बना के लिखा। देखें ज़रा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, अभी ज़रा देखिएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर आए, देखें ज़रा, ट्रू चला गया आपका। तो असल में वो जो ट्रू आ रहा था ना पहले, वो असल में हमने उसको स्ट्रिंग बना के लिखा था। तो अब स्ट्रिंग तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है, वन और स्ट्रिंग, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें, इस वजह से आपको दिख रहा था। ठीक है। अच्छा, तो इंटरसेक्शन में क्या हुआ भाई? इंटरसेक्शन के अंदर जो भी तमाम सेट के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। डिफरेंस में क्या होता है कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स मिलते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स कि भाई आपके पास एक सेट 1 है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेट 2 के अंदर मौजूद हैं, तो उनको छोड़कर आपको वो वाले एलिमेंट्स दिखा देगा जो सेट 2 में मौजूद नहीं है। अभी हम इसको समझते हैं इवेंट डायग्राम से। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था कि दो या दो से ज़्यादा सेट्स में जो चीज़ कॉमन है ना उसको छोड़ देगा और रिमेनिंग चीज़ें दिखा देगा। ठीक है, तमाम सेट्स के। अगर दो सेट पे हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं तो दो सेट के लिहाज से काम करेगा। इमेजिन करें कि मेरे पास एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 2 3, ठीक है, 2 3 4, सॉरी, पहले सेट में नंबर्स हैं 1 2 3, सॉरी, सेकंड सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं, नंबर्स मौजूद हैं 2 3 4। तो अब कॉमन क्या है दोनों के अंदर? यहाँ पे 2 3, उधर भी 2 3। यूनिक कौन से हैं? यहाँ पर 1 और वहाँ पर 4। तो हमें क्या देगा भाई? ये यहाँ से 1 और वहाँ से 4 हमें निकाल के दे देगा। कौन सा ऑपरेशन? सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जो चीज़ कॉमन होगी ना सेट्स के अंदर, उनको छोड़ देगा, और जितने भी सेट्स पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है उनके यूनिक एलिमेंट्स जो रिपीट नहीं हुए या जो सेम नहीं है वो हमें ला कर दे देगा। सही है। अभी इसको देखते हैं वेन डायग्राम की मदद से। मेंबरशिप टेस्ट देखा था और आइट्रेशन देखी थी। सही है, तो ज़रा हम चलते हैं और जल्दी से इसकी वेन डायग्राम समझ लेते हैं। अच्छा, ये पुराना काम सेव हुआ हुआ है हमारा। खैर, आगे चलते हैं। देखें ज़रा, मैं यहाँ पे सिंपल से दो सेट्स बनाऊंगा, ठीक है। लेट सपोज पहले सेट में बस वैल्यू है 1 2 और 3। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, माउस जो है ना थोड़ा सही काम नहीं कर रहा है। खैर, यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं? 1 2 3 हैं। और दूसरा सेट है, चलिए इसको हम बोल देते हैं S1, या कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, A B कुछ भी। एक दूसरा सेट है S2, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 2 3 4। सही है भाई। कुछ हमने यहाँ पे एलिमेंट्स, दो सेट्स लिख लिए और उनमें कुछ एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया। अब जरा समझिएगा, होता क्या है कि हम एक इस तरह का रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल बना के क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो सर्कल बनाएंगे। अभी कितने सेट्स हैं हमारे पास? दो सेट्स हैं। तो जितने सेट्स होते हैं उतने ही हमारे सर्कल बन रहे होते हैं। सही है। अभी फिलहाल सिंपल दो सेट में हम काम कर रहे हैं, तो दो सर्कल बनेंगे। सही है। लेकिन सर्कल बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास
इनमें से कोई नंबर इन सेट्स में कोई नंबर कॉमन है या नहीं है? जी भाई, दोनों सेट्स में कोई नंबर कॉमन मिल रहा है हमें? बिल्कुल मिल रहा है, 2 और 3, और नीचे भी क्या मौजूद है, 2 3 कॉमन है। सही है, तो क्या होगा, हमें चूंकि कॉमन मिल रहा है तो पता है हम सर्कल किस तरह बनाएंगे, ओवरलैपिंग सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। ये सर्कल 1 जो कि हमारे सेट 1 को शो करेगा, और एक और सर्कल बनाएंगे इस तरह से जो हमारे सेट 2 को शो करेगा। सही है, अब ज़रा बताइएगा यहाँ पे इस तरह ओवरलैप कराने का मकसद क्या है? यहाँ पर पर्पज़ ये है कि आपका ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना जो ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ नंबर्स हम लिखने वाले हैं जो दोनों सेट्स में क्या है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में हम वो नंबर्स लिखने वाले हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो भाई कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, 2 और 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेंटर में लिख दूंगा 2 और कॉमा डाल के 3। सही है, बस यही दो नंबर्स है जो दोनों सेट्स में कॉमन थे। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था भाई ये जो सेट है ना, सॉरी ये जो सर्कल है वो S1 को डिनोट कर रहा है, और राइट वाला डिनोट कर रहा है किसको, S2 को। तो ज़रा मुझे बताएं कि S1 का अगर आप ये सर्कल को ओवरलैप करें, या S1 सर्कल को आप थोड़ा सा घूमें, तो आपके पास 2 और 3 तो उसमें आ चुका है। ठीक है, कौन रह गया, 1, और 1 क्या कॉमन है किसी सेट्स में? नहीं, तो बस क्या करेंगे, S1 को हम यहाँ पे लिख देंगे 1 करके। सही है, समझ रहे बात को? तो जो कॉमन होगा उसको सेंटर में लिख देंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको हम इधर इस तरीके से लिख देंगे S1 के अंदर। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब 2 3 को ज़रा देखिएगा, 2 3 S1 में भी मौजूद है, और किस में भी मौजूद है, S2 में भी मौजूद है। बात समझ रहे हैं? तो क्या होगा कि 2 3 मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें ज़रा इसको इस तरह से अपने माउस को मूव करवाएं, तो ये जो आपका सर्कल बन रहा है, आपके इस सर्कल में 2 3 ऑलरेडी आ रहे हैं। कौन मिसिंग है अभी तक यहाँ से, 4, तो हम 4 को यहाँ लिख देंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये ऑपरेशन क्या होता है आपका, ये आपका ऑपरेशन क्या है भाई, ये ऑपरेशन, हाँ भाई देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमने एक सिंपल सी वेन डायग्राम बनाई है। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना आपका, ये जो मैंने यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स लिखे हैं, ये कौन सा ऑपरेशन है, ये इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन है। ये जो मैंने सेंटर पे पार्ट लिखा है ना, सेंटर वाला जो पार्ट मैंने लिखा है, ठीक है, ये क्या ऑपरेशन है आपका, ये इंटरसेक्शन की मदद से मिलेगा। मतलब जो जो नंबर कॉमन होंगे डिफरेंट सेट्स के अंदर, वो आपके पास सेंटर में आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन हो गया। तो भाई जो भी दो सेट्स के एलिमेंट्स आपके पास कॉमन होते हैं या एक जैसे होते हैं, उनको हम सेंटर में लिख देते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं उसको हम उनकी रिस्पेक्टिव सर्कल्स में लिख देते हैं। सही है, अच्छा आप लोग बताएं क्या मैं 1 को उधर 4 की जगह लिख सकता था? क्या मैं 1 को 4 की जगह और 4 को 1 की जगह लिख सकता था? नहीं लिख सकता। बात समझिएगा, S1 है ना, S1 मेरे पास ये वाला सेट है 1 2 3 का, और मैंने इसको सर्कल 1 का नाम दिया है, मतलब सर्कल 1 को S1 का नाम दिया है। सही है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 1 को उठा के वहाँ ले जाऊँ और 4 को उठा के यहाँ ले आऊँ, तो गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा कि भाई S1 के अंदर 2 3 4 मौजूद है, जो कि मौजूद नहीं है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू के अंदर। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, बस हमने जिस तरह लिखा है हम इसी तरीके से इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर इस पे यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो ज़रा बताइएगा क्या होगा। अगर इस वेन डायग्राम में हम यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या मिलेगा हमें, सारे नंबर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं प्लस नहीं होंगे, सारे नंबर्स हमें एक साथ होके मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा यूनियन का ऑपरेशन हमारा, अगर हम लिखते हैं S1 यूनियन S2 लिखूंगा तो हमें एक सेट मिलेगा जिसके अंदर ये सारे नंबर्स मौजूद होंगे 1 2 3 4। समझ रहे हैं बात को भाई? ठीक है, तो S1 यूनियन S2, ये हम मैंने यूनियन जो लिखा है वो मैथमेटिक्स वाला लिखा है। पाइथन के लिहाज से हम इसको किस तरह बनाएंगे भाई, पाइप बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या बनाएंगे, पाइप साइन जो हमारा होता है, इस तरीके से वर्टिकल साइन मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, उसके लिए हम यूनियन इस सिंबल से हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इतना समझ आ रहा है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेट्स के बिहाफ पे हमने एक वेन डायग्राम बनाई, और उसके जो कॉमन पार्ट्स था या कॉमन नंबर था उसको हमने सेंटर में मेंशन कर दिया। ठीक है, और जो डिफरेंट नंबर्स थे उनको रिस्पेक्टिव सर्कल्स के अंदर हमने
लिख दिया, ठीक है। आपको एक नंबर भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट करने के बाद हमने देखा भाई इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारा क्या होता है, सेंटर वाला होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, सेंटर होता है। और हमने कहा यूनियन, यूनियन में हमने पढ़ा था कि भाई जितने भी सेट्स हैं, अभी फिलहाल 2 सेट्स हमारे पास, तो दोनों सेट्स के यूनिक एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों में रिपीट हो रहा था, लेकिन हमने चूंकि वेन डायग्राम बनाया ना, तो वेन डायग्राम का मतलब ही क्या होता है, सिंप्लीफाई करना अपने प्रॉब्लम को, सही है। तो हमने ऑलरेडी उसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया था। तो जब मैंने यूनियन लिखा तो आप लोगों ने देखा कितनी आराम से मैंने क्या किया, सारे नंबर्स को एक साथ ही मेंशन कर दिया, समझ रहे हैं बात को। तो इजी हो गया वेन डायग्राम की मदद से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था, डिफरेंस, ठीक है। क्या तीसरा ऑपरेशन था, डिफरेंस। क्या था उसका मतलब, उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हाँ, जो दूसरे सेट ही जो पहले में मौजूद है, उल्टा बोल रहे हैं शायद, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड में मौजूद ना हो, ठीक है। पहले सेट के लिहाज से होता है हमेशा। अगर आपका S2 पहले लिखा हुआ S1 बाद में, तो फिर आप S2 के लिहाज से बोल रहे होंगे, तो आपका वो पहला बन चुका है। अगर आपका S1 पहले S2 बाद में, तो फिर भी आप इसको S1 के लिहाज से देखेंगे। तो जो भी आप पहले लिख रहे हैं ना सेट को, उसी के लिहाज से हमें देखना होता है, सेकंड वाले से हमें गर्ज नहीं होता डिफरेंस के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिफरेंस की, तो जरा आप लोग बताएंगे नंबर मुझे क्या मिलेगा डिफरेंस में। हाँ भाई, डिफरेंस में नंबर क्या मिलेगा, बिल्कुल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ डिफ करके। तो अगर हम इस पर डिफरेंस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे S1 S2 पर, तो हमें इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या मिलेगा, इस तरह से 1 मिल जाएगा, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। क्यों 1 मिलेगा, क्योंकि भाई पहले सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स मौजूद है, 1 2 3, सही है। लेकिन अगर आप लोग इमेजिन करें कि 2 3 तो मेरे पास सेकंड सेट में भी मौजूद है, सही है। तो 2 3 तो हट जाएगा, और 4 का तो ताल्लुक ही नहीं है, 4 तो पहले वैसे भी सेट 1 में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स के आपका, अगर मैं इसको शेड करूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट आपका इंक्लूडेड होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका इंक्लूडेड होगा, बाकी सारा ये जो 2 3 से लेके जो राइट वाला पार्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है। ये किसके अंदर हो रहा है, डिफरेंस के अंदर हो रहा है, समझ रहे मेरी बात को, हाँ भाई। अच्छा, लास्ट ऑपरेशन था सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हमें नहीं मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। दोनों सेट्स में जो चीज़ कॉमन है वो नहीं मिलती, फिर क्या मिलता है, दोनों सेट्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, जो कॉमन नहीं है मतलब डिफरेंट है, वो हमें मिलेंगे। इसका मतलब क्या है भाई, दोनों सेट्स में कॉमन क्या क्या है यहाँ पर, 2 3। सो सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या होगा, हमें 2 3 नहीं मिलेगा, 1 और 4 दोनों सेट से हमें ये नंबर्स मिल जाएंगे। अगर और नंबर्स होते और भी मिल जाते, ठीक है, लेकिन हमने इसको सिंपल रखा है बिल्कुल। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर हमें यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, 1 और 4 मिल जाएगा। अच्छा भाई, इतनी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। ये आपको ज्वाइंट्स में हेल्प करेगा। हम अभी ज्वाइंट्स नहीं पढ़ रहे, लेकिन जब कोशिश करेंगे, हाँ ये आपको ना ये ज्वाइंट्स में हेल्प करेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह कोशिश तो यही होगी मेरी कि मैं पाइथन कंप्लीट करने के बाद क्लास को थोड़ा कवर करूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये लाजमी हेल्प करेगा, सही है। तो अभी जस्ट एक ओवरव्यू के तौर पे है, लेकिन जब इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट आएगा SQL के लिहाज से, फिर हम इसको वहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस इसका बेसिक से जो है ना, जो माइंड में आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो याद रखें कि जब मैंने यूनियन लिखा, ज़रा समझिएगा, जब मैं यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो भाई क्या मिलेगा मुझे, मैं 2 सर्कल बना रहा हूँ, ज़रा इमेजिन करिएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने दोनों ओवरलैपिंग सर्कल बनाए। तो जब मैं यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो क्या होगा भाई, मुझे ये सारा पार्ट लिखना होगा या सारे पार्ट्स के नंबर मिलेंगे। मतलब 3 पार्ट्स बनेंगे ना, अगर आप लोग इमेजिन करें। एक आपका, ये मेरे माउस को देखिएगा जरा, माउस मेरा जहाँ मूव कर रहा है, एक आपका पार्ट कौन सा बनेगा, एक आपका पार्ट ये वाला बनेगा, ठीक है। एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो बिल्कुल एक सेपरेट है। दूसरा पार्ट इसका सेंटर वाला है, जहाँ पे कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको अगर मैं माउस मूव करके दिखाऊं, ये वाला पार्ट है सेकंड पार्ट, सेंटर वाला। और थर्ड पार्ट कौन सा उसका, राइट वाला, ठीक है।
इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट, ये सेंटर वाला पार्ट इसका भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 3 पार्ट्स बन रहे हैं। तो अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं ना, तो यूनियन में क्या होगा भाई, आपके तीनों पार्ट्स आएंगे। क्या होंगे? तीनों पार्ट्स आएंगे। हाँ, बात समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है। सर इसको जॉइन का अलग नाम है, इनर जॉइन, आउटर हाँ। जॉइन, कोर जॉइन, बिल्कुल ऐसी है वो। अभी बच्चे समझ नहीं पाएंगे। असल में आपको आसान आपने पढ़ा हुआ है, शायद आपकी वजह से लग रहा हो कि उस लिहाज से आप समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर मैंने वो चीज़ बताई ना तो शायद ये भी दिमाग से निकल जाएगी। ठीक है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अभी सिर्फ वेन डायग्राम, पहले ये अगर चीज़ कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गई ना, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया, तो फिर आगे जाके वहाँ पे जब डिस्कस करेंगे ना, तो एक रिकॉल होगा, हाँ अभी हमने कुछ इस तरह का पढ़ा था, और फिर आप लोग उसको लिंक कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ज्वाइन के लिहाज से पढ़ेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बोल रहा होता हूँ इतनी सारी चीज़ें कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम पढ़ेंगे, फंक्शंस होगा, मेथड्स होगा, मैं आपको इतना कोई डिफरेंस नहीं बताता डेप्थ में जाके, क्योंकि मुझे पता नहीं बताया ना मैंने सर पे से जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो जब टॉपिक स्टार्ट होगा ना, जब उसको डिस्कस करेंगे, फिर आपको हर चीज़ का लिंक बन रहा होगा कि यार अभी हम जिस चीज़ को वेरिएबल बोल रहे हैं ना, आपको बाद में जाके पता चलेगा वो वेरिएबल होते ही नहीं है। सही है, अब आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, हम तो पढ़ते आ रहे हैं वेरिएबल क्या होते हैं। सही है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा होता, क्योंकि जब उस चीज़ को डिस्कस करेंगे ना डिटेल में, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि अच्छा मैं अगर उसको वेरिएबल नहीं बोल रहा है ना, अभी तो हम वेरिएबल बोल रहे हैं क्योंकि आपका लेवल अभी बहुत बेसिक्स है। जब आगे जाएंगे ना, पता चलेगा भाई वेरिएबल एक्चुअली जो हमारे पास जिसको हम नाम दे रहे होते हैं ना, वो कुछ और चीज़ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिहाज से, और एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है। तो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम जस्ट समझाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे जाके आपको डिफरेंट चीज़ें मिल रही होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से आइडिया होगा, और जो आगे के टॉपिक्स हैं जब वो पढ़ेंगे तो आपको उनका आइडिया होगा। खैर, अभी जो हमने वेरिएबल्स पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही रखिएगा, तो अभी माइंड को कंफ्यूज नहीं करिएगा। जब पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि आप अपनी खुद की डेटा टाइप्स बना रहे होंगे। सही है, अच्छा खैर, तो भाई जल्दी से देख लें यूनियन में क्या हुआ दोबारा से, ये सारा पार्ट मेरे पास इंक्लूडेड होगा। समझ पा रहे हैं भाई सब लोग? ठीक है, और आपको ऑफ कोर्स पहले वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी, जब भी आपको ये समझ आएगा। समझ रहे हैं इसी बात? अच्छा, फिर हमने क्या कहा, यूनियन की बात क्या था भाई, हमारा इंटरसेक्शन था। ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या होने वाला है, हाँ भाई इंटरसेक्शन में सिर्फ कौन सा पार्ट आएगा जी, सिर्फ ये सेंटर वाला। ठीक है, सिर्फ ये सेंटर वाला जिस पे मैं ये लाइंस बना रहा हूँ ग्रीन से। ठीक है, सिर्फ ये सेंटर वाला, ना इसके लेफ्ट का ना इसके राइट का, बस ये वाला पार्ट। मतलब इस पार्ट में जो भी नंबर होगा वो आएगा, और इस पार्ट में नंबर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ कॉमन नंबर्स होंगे, दोनों सेट्स के कॉमन नंबर्स यहाँ सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से समझाए तो। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, डिफरेंस में क्या होगा हमारे पास, अच्छा डिफरेंस को मैं माइनस से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंस में क्या होगा भाई, क्या डेफिनेशन बताई थी हमने, हाँ पहले एक सर्कल बनाया, ये दूसरा सर्कल बनाया। ठीक है, अच्छा क्या था, पहले सेट के वो एलिमेंट से दूसरे सेट्स में मौजूद ना हो, तो अगर आप इस तरह से होल करें ना, तो कौन सा वाला पार्ट बनने वाला है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। क्या इसका मतलब सिर्फ आपका ये वाला पार्ट है सर्कल का, क्या सिर्फ ये वाला पार्ट है आपका, बस इतना पार्ट। ठीक है, मतलब ये जो आपका सेंटर वाला पार्ट है और जो राइट वाला पार्ट है, इससे हमें गर्ज नहीं है। सही है, इतनी बात समझ रहे हैं भाई सब लोग? ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये डिफरेंस बनेगा। ठीक है, और चौथी चीज़ क्या थी, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आई थिंक वो शायद डेल्टा से लिखते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, शायद डेल्टा से लिखते हैं, इसको देख लेंगे जो भी है, फिलहाल मैं डेल्टा ही बना रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा से हम उसको लिखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को मैथमेटिक्स में। तो सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या डेफिनेशन थी इसकी भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, हाँ भाई दोनों सेट्स के कॉमन को छोड़ के बाकी सब, दोनों सेट्स के कॉमन को छोड़ के बाकी सब। तो दोनों सेट्स के कॉमन आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, दोनों सेट्स का आपका कॉमन वाला ये सेंटर का पार्ट है। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, लेफ्ट सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाएगा इतना, और राइट का ये वाला पार्ट आएगा, सेंटर वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये आपकी वेन डायग्राम्स होती हैं जो आपको
ये सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये आपको समझने में हेल्प करती है। इतना समझ पा रहे हैं? मैं काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे ना रेड से मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि कौन सा पार्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो पहले में तो सब कुछ इंक्लूडेड था। ठीक है, सेकंड में इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं होगा। रेड का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला और इसकी ये वाली साइड। ठीक है, जो सिर्फ ग्रीन है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव में मतलब डिफरेंस लेते हुए ना ही ये वाला पार्ट और ना ही ये वाला पार्ट, ये कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ये सेंटर वाला पार्ट। समझ रहे हैं भाई सब? ठीक है, तो एक मरतबा इसको रिकैप कर लिएगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन इसमें अभी तक? अच्छा, ये 3 ऑपरेशन हो गए। अभी हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं जी। डिफरेंस में हमसे पहले ऐसा क्यों लेते हैं? सेकंड में भी तो सेकंड में सेकंड जो सेट है उसमें भी 4 है। देखें, असल में होता ऐसा है कि आप जो है ना हमेशा पहले वाली चीज़ की मदद से डिफरेंस इस वजह से ले रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट सपोज कि एक बंदा है, उसकी सैलरी 40,000 या 50,000 कुछ भी है, वो दूसरी कंपनी में गया। ठीक है, तो क्या करेगा? उसको सैलरी कम मिल रही है, इमेजिन करें 25,000 मिल रही है, तो क्या करेगा? क्या 25,000 को 40,000 से कंपेयर करेगा या 40,000 को 25,000 से कंपेयर करेगा? वो बोलेगा भाई मेरी पहली चीज़ मेरी ये थी, अब मुझे ये मिल रही है। हमेशा क्या होता है रियल लाइफ के अंदर भी ना, हम प्रीवियस वाली चीज़ को अगली वाली चीज़ से कंपेयर कर रहे होते हैं। सही है, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा भी होगी ना, जब भी आप क्या बोलेंगे? पहली वाली चीज़ मेरी इतनी थी, सेकंड वाली चीज़। हालांकि इसके 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, आप बोलेंगे दूसरे के लिहाज से कर ले, लेकिन नहीं होता वो। ठीक है, तो एक तो मतलब ये कि हम यूजुअली भी ना आम लाइफ के अंदर पहली वाली चीज़ से अगली वाली चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम होती है ना, मतलब पास्ट में आपको जो है आपके साथ जो गुजर चुकी होती है, हमेशा वही आपके पास एक्सपीरियंस होता है किसी नई चीज़ को एनालाइज करने का। सही है, तो एक तो ये डिफरेंस, एक तो ये वजह हो सकती है। बाकी फिर इसका जो दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि मतलब सेट्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हमें और भी ऑपरेशन इस तरह देखने को मिलेंगे। अगर ये जैसे मैंने कहा S1 को हमने पहले रखा, S2 को बाद में रखा, तो अभी हम S1 के लिहाज से काम कर रहे हैं। ठीक है, S2 को अभी हमने छोड़ दिया। सही है, अगर मैं S2 को पहले ले जाऊँ, S1 को बाद में ले जाऊँ, तो फिर हम क्या करेंगे? S2 के लिहाज से काम कर रहे होंगे। सही है, तो इसके पीछे ऑफकोर्स कोई ना कोई और भी कोई डीप लॉजिक होगी, उसको देखना पड़ेगा, फिर इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अगर आप बोलते हैं तो इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेरे माइंड में फिलहाल यही चीज़ है। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन सबको क्लियर हो गए? कोई मसला है इसमें? अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा ज़रा जल्दी से। एक होता है डिसजॉइंट, ठीक है, एक होता है सेट। डिसजॉइंट सेट कहलाता है। ठीक है, अब उसका कोई सिंबल वगैरह तो मेरे माइंड में नहीं है, अगर होता भी होगा तो। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, किसी को आइडिया है? दोनों की कोई वैल्यू कोई लेंथ नहीं करता। एग्जैक्टली, दोनों सेट्स में ना कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब ये है कि सर्कल्स आपके ना इस तरीके से अलग अलग बन रहे होंगे बिल्कुल। ठीक है सर्कल को जो हम मिला के बना रहे थे ना, उसकी वजह क्या थी कि उनमें कोई नंबर कॉमन था। ठीक है, उन दोनों सेट्स में। सर्कल में जब बोल रहा हूँ तो इमेजिन करिएगा सेट 1 और सेट 2 की बात कर रहा हूँ। तो पहला सर्कल दूसरा सर्कल ये कब मिलेंगे? अगर सेट 1 में और सेट 2 में कुछ नंबर कॉमन है। इमेजिन कर पा रहे हैं? जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा भी था, अगर आप लोग देखें सेट 1 में 1 2 3 था और सेट 2 में 2 3 4 था, तो दो नंबर यहाँ पे कॉमन थे, एक नंबर भी हो सकता है। तो जब कॉमन होगा जब ही तो ओवरलैप होगा ना। सही है, अगर कुछ कॉमन ही नहीं है, दोनों सेट्स के बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स हैं, एक में है 1 2 3, नेक्स्ट में है 4 5 6, तो कुछ कॉमन हो रहा है? कुछ कॉमन मौजूद है नंबर दोनों सेट्स में? नहीं मौजूद। तो क्या होगा, आप जब इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तो इस तरीके से आपके सेपरेट सर्कल्स बनेंगे। समझ पा रहे हैं? हाँ भाई, किसमें? नहीं, देखें डिफरेंस एक ऑपरेशन है। असल में बात ये, डिफरेंस आपका क्या है? एक ऑपरेशन है। और जरा इमेजिन करिएगा, आपने उनको बनाया किसकी मदद से? आपने उन्हीं की मदद से बनाया ना। एक तो ये हैंडल नहीं हो पा रहा सही से। आपने डिफरेंस और जो डिफरेंस और आपका जो दूसरे सिमेट्रिक डिफरेंस है, आपने बनाया किनकी मदद से? सेट्स की मदद से बनाया है ना। सेट्स में कॉमन है,
सिमेट्रिक डिफरेंस यूनियन इंटरसेक्शन एक्चुअली ऑपरेशन है, सही है, जो कब परफॉर्म होंगे जब आप एक मरतबा वेन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। अब वेन डायग्राम बनाते हुए बता रहा हूँ मैं आपको, अब आपके पास अगर कोई नंबर ही कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में, तो फिर वेन डायग्राम किस तरह बनेगी आपकी, इस तरह बनेगी डिसजॉइंट वाले तरीके से, सही है। तो अगर कोई भी, हाँ नहीं, डेटा टाइप तो वही होगी ना डेटा टाइप से कोई मसला नहीं होगा। डेटा टाइप देखिए, अभी हम नंबर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। सेट्स में यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे हम कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग और बूलियन वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली नंबर की मदद से सेट्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो डेटा टाइप आपकी इमेजिन करके चल रहे हैं, अभी इंटीजर ही हम यूज़ कर रहे हैं, सही है। तो मैंने कहा भाई पहले सेट में 1 2 3 है, नेक्स्ट दूसरे सेट में क्या है 4 5 6 है या 7 8 9 है, बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, सेट को एक सेट 1 को यहाँ बनाएंगे, सेट 2 को बिल्कुल सेपरेट करके बनाएंगे, ओवरलैप नहीं होगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है, हाँ हाँ हाँ, तो ज्वाइन करेंगे, ओवरलैप हो जाएगा वो, जिसमें ऊपर वाले पार्ट में देखा था, यूनियन वाले पार्ट में, ठीक है। इसमें है ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो एसक्यूएल के लिहाज से पढ़ेंगे, अभी ये नहीं बताना चाह रहा मैं, इसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ आ रही है, कोई मसला है यहाँ तक? हाँ भाई, बाकी बताएं, बाकियों को समझ नहीं आ रहा क्या भाई? हाँ उस पर जाता हूँ, ये तो बताओ अभी, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भाई पीछे वाले बताएं, सेकेंड ये सेंटर वाले, हाँ भाई बराबर वाले आपके बहुत फोकस हो रहे किसी चीज़ में। हाँ एक्सक्यूज़ मी, समझ आ रहा है आपको? नहीं, आगे वाले को बोल रहा हूँ, दीजिए आपको, खैर क्लियर है ना सब? ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट हो गया। अच्छा एक लास्ट चीज़ है, सबसेट होता है, सुपरसेट होता है, ठीक है। क्या होता है? सबसेट होता है, सुपरसेट होता है। अच्छा जल्दी से इनको भी देख लेते हैं क्या होता है ज़रा। मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं ऊपर ही चला जाता हूँ, जो हमने ये सेट बनाया था, बल्कि मुझे एक नया सेट बनाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि उसमें नंबर्स कम है हमारे पास। अच्छा मैं ज़रा S1 दोबारा से लिखता हूँ, या S3 लिख लेते हैं। सेट 3 इक्वल्स टू, स्क्रीन मैंने कनेक्ट करी है वैसे, मुझे अभी माइंड में आया है, नहीं करी ना, तो बताएं तो, अभी मेरे अचानक से दिमाग में आया, बता दिया करें, इससे आप ही लोगों की हेल्प होगी, सही है। अच्छा खैर S3 बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, सही है भाई। कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, और अभी इतना काफ़ी है वैसे हमारे पास, ये चलें। अच्छा एक और हम लिख लेते हैं, S4 में हमारे पास मौजूद हैं 4 5 8 9, ठीक है भाई। अच्छा कॉमन मौजूद है कुछ? हाँ भाई कॉमन मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है 4 5, ठीक है। तो क्या होगा, किस तरह का सेट बनेगा हमारा, किस तरह के सर्कल्स बनेंगे, ओवरलैपिंग बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से ओवरलैपिंग सर्कल्स बनेंगे। पहला वाला डेफिनेटली क्या है, S3 है, और सेकंड वाला क्या है भाई, S4 है। ज़रा बताएं जल्दी से क्या क्या नंबर लिखूं, पहले कॉमन लिख लें, सबसे पहले कॉमन लिखते हैं हम, ठीक है। तो ज़रा बताएं कौन कौन से हैं कॉमन, 4 5, और कहाँ लिखूंगा मैं उनको, सेंटर में लिखूंगा। तो यहाँ पे आ गया क्या 4, यहाँ पे आ गया 5, समझ रहे बात को जी? कोई क्वेश्चन है? अच्छा तो 4 5 यहाँ पर आ गया, सही है। अब जरा इमेजिन करिएगा, सेट 3 से 4 5 तो सेंटर में आ चुका है, तो क्या क्या नंबर बचे हमारे पास, 1 2 3 6, ये कहाँ लिखूंगा मैं, लेफ्ट पे, ठीक है, लेफ्ट पे लिखूंगा, जो कॉमन वाला पार्ट है उसके लेफ्ट पे लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 6, सही है, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा 4 5 हमारे पास S4 में भी मौजूद है, तो हमने ऑलरेडी लिख लिया यहाँ पे। अब क्या रह गया सेट 4 में से, 8 9, तो उसको हम यहाँ पे राइट पे लिख लेंगे 8 9, समझ रहे भाई ना? ठीक है, ये बिल्कुल ये आपको मैट्रिक में पढ़ाया जाता है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। वेन डायग्राम से ही नहीं समझाया जाता, रियली ही बताया जाता है वेन डायग्राम से, लेकिन वेन डायग्राम से इसको बताना चाहिए ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। खैर
तो अब मैं बात कर रहा था सबसेट की। अब सबसेट क्या होता है, ज़रा इमेजिन करिएगा। आप भले इसको वेन डायग्राम की मदद से देख लें या आप इसको सेट 1 की मदद से देख लें, ठीक है, जो भी आपको ईजी हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया सेट बना रहा हूँ S5, ठीक है। ज़रा बताइएगा, मैं S5 में लिखता हूँ लेट सपोज 1 4 6। मैंने 3 नंबर्स यहाँ पे लिखे न्यू सेट के अंदर 1 4 6, ठीक है। ज़रा बताइएगा कि जो S5 है ये सारे के सारे नंबर्स कौन से सेट में आते हैं, ये तमाम नंबर्स कौन से सेट में आते हैं मेरे पास, S3 में आ रहे हैं ना भाई सारे, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने S5 को बनाया है S3 ही की मदद से, मतलब S3 में से कुछ नंबर्स निकाल लिए, S3 में से कुछ एलिमेंट्स या वैल्यूज निकाल ली मैंने और एक नया सेट बना दिया S5 का, उसको S5 नाम दे दिया। ये बात समझ रहे मेरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा S5 है ना, ये सब सेट है। सब सेट मतलब होता है छोटा सेट, सब मतलब क्या होता है, सब सेट मतलब छोटा सेट है। छोटा सेट है किसका, S3 का। मेरा जो S5 है सबसेट है किसका, S3 का। S4 का है नहीं, S4 का नहीं है, ऑल्दो कि उसमें 4 आ रहा है, लेकिन सारे जो मेरे S5 के एलिमेंट्स हैं या जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे S4 में नहीं आ रहे। समझ रहे बात को। तो इसीलिए मेरा S5 S4 का सबसेट नहीं है, किसका है, S3 का है। समझ रहे बात को। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी सेट के कुछ नंबर्स ले लें, ठीक है, कुछ नंबर्स, ठीक है, और उससे हम एक नया सेट बना दें, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा छोटा सेट होगा उसको हम बोलेंगे सब सेट है वो हमारा उस पर्टिकुलर सेट का। सही है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अगर सबसेट समझ आ गया भाई सबसे पहले बताएं, पक्का। अच्छा, अगर सबसेट क्लियर हो गया ना तो सुपर सेट आपको खुद क्लियर हो जाएगा। सुपर सेट का मतलब है बड़ा सेट, सबसेट मतलब क्या होता है, छोटा सेट, सुपर सेट मतलब बड़ा सेट। तो क्या मैं दूसरे अल्फाज में ये बोल सकता हूँ कि मेरा S3 सुपर सेट है S5 का। मेरा S3 जो सेट है, ठीक है, S3 जो सेट है वो सुपर सेट है किसका, S5 का। क्या मतलब हुआ इसका कि S3 के अंदर जो नंबर्स मौजूद है ना, ठीक है, S3 में जो हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं उन नंबर्स से निकाल के किसको बनाया गया है, S5 को बनाया गया है, ठीक है। तो S5 क्या बना इसी वजह से सबसेट, और S3 क्या हुआ, सुपर सेट हुआ। समझ रहे हैं भाई बात को, पक्का। पूछ लूँ फिर मैं किसी से कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, ये सबसे ये वाले बताओ। हाँ, आपका नाम, चश्मे वाले जी, जरा बताएंगे डिसजॉइंट के बारे में बताएं। अच्छा, चलो सबसेट बता दें। जिसमें ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। तो पक्का ना, सबको क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं, बस यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वापसी हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग वाली साइड पे, ठीक है भाई। तो लेक्चर 15 है हमारा, और जी मेंबरशिप टेस्ट। मेंबरशिप टेस्ट में सिंपल सी चीज़ है, काम किया, हम चेक कर रहे होते हैं कि भाई हमारा जो कोई एलिमेंट है ना, या कोई भी नंबर है या कोई भी स्ट्रिंग है, बूलियन है, वो हमारे सेट में मौजूद है या नहीं, हमारे सेट में मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली ना हम इस चीज़ को चेक कर रहे होते हैं किसकी मदद से, लूपिंग स्ट्रक्चर की मदद से। लूप चला के हम देख रहे होते हैं, ठीक है। अभी लूप नहीं पढ़ा हमने तो उसको अभी फ़िलहाल छोड़ दें, मतलब लूप, बल्कि हमने पढ़ा तो है लूप, ये देखें हमने पढ़ा है ना लूप, ठीक है। तो हम लूप की मदद से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन लूप से ज़्यादा एफिशिएंट एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप टेस्ट, ठीक है, या मेंबरशिप चेक, कि भाई हमारा कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर मौजूद है या नहीं। सही है। तो किस तरह लिखते हैं हम, 3 या जो भी आपको नंबर चेक करना है आप लिखेंगे इन और आपके डेटा का नाम, डेटा में मतलब आपके वेरिएबल का नाम। सही है। तो हमने क्या किया, हमारे पास S1 जो था उसमें ये कुछ एलिमेंट्स मौजूद थे, तो हमने चेक किया भाई 3, मैं बोल रहा हूँ 3 मौजूद है S1 के अंदर, ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ पाइथन को, पाइथन क्या करेगा, पहले जाएगा चेक करेगा, ठीक है, पहले चेक करेगा क्या वाकई में 3 S1 में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद हुआ तो मेरी स्टेटमेंट को क्या बोल देगा, ट्रू, कि मेरी स्टेटमेंट सही है। सही है।
और अगर मौजूद ना हुआ तो मुझे क्या बोल देगा, फॉल्स, मेरी स्टेटमेंट को फॉल्स बोल देगा। समझ रहे हैं? तो बस सिंपल सी चीज़ है, क्या हुआ 3 इन S1 हमने कहा बिल्कुल 3 इसमें मौजूद था तो उसने ट्रू दे दिया। ठीक है, 4 मौजूद है इसमें नहीं है, तो जब मैंने कहा 4 इन S1 मैं उसको बोल रहा हूँ 4 मौजूद है S1 के अंदर। ठीक है, तो मुझे बोलता है भाई फॉल्स, क्यों? क्योंकि उसको 4 मिला ही नहीं जाकर, जब उसने टेस्ट किया जाकर चेक किया उसको 4 नहीं मिला। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। अच्छा, इसका एक नेगेशन वाला पार्ट भी होता है कि हम बोल रहे हैं 3 नॉट इन S1, मैं पाइथन को बोल रहा हूँ 3 S1 में नहीं है। ठीक है, पाइथन क्या करेगा, जाएगा चेक करेगा, सही है, उसको तो 3 मिल जाएगा। ऊपर देखें 3 मौजूद है ना भाई, हमारे पास 3 मौजूद है, तो मैंने स्टेटमेंट दी हुई है 3 S1 में मौजूद नहीं है लेकिन उसको मिल रहा है, तो मेरी स्टेटमेंट को क्या बोलेगा वो, फॉल्स। ठीक है, बोलेगा भाई आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ रहे हैं बात को? बस इसमें ये चीज़ है। हाँ भाई, क्लियर है आपको? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो ऑलमोस्ट थोड़ी 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं सेट्स के, फिर हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो टॉपिक है वो आपको ऑलरेडी मालूम है, आपको सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, यूनियन वाला, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। अब इसी के लिए हमने सिंबल्स पहले यूज़ किए थे, इसके लिए हमने क्या यूज़ किए थे, सिंबल्स यूज़ किए थे। तो ज़रा मुझे कोई बताए भाई डिफरेंस के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, माइनस। ठीक है, नेगेटिव साइन यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा अगर मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते थे, हाँ, ट्रायंगल या कैरेट साइन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे यूनियन निकालना है तो पाइप साइन होता है उसके लिए, और अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है तो M%। ठीक है, M% कहलाता है, M% का यूज़ करते थे वो सिंबल्स से। अब हमारे पास इसके लिए कुछ वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूनियन। यूनियन अगर हम निकालना चाह रहे हैं, किसी को अगर वो सिंबल याद नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो यूनियन का यूज़ कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे जो बता रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये मेथड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, मेथड्स। ये यूनियन लिखा है ना, ये एक्चुअली क्या है, मेथड्स हैं। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, अभी हम आगे देखते हैं। तो भाई यूनियन है, क्या है ये, मेथड है। ज़रा जल्दी से एक काम करते हैं, हम कुछ सेट बनाते हैं, यहाँ पे 2 सेट बना लेते हैं। लेट्स सपोज S1, कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। मैं नंबर्स वही लिख रहा हूँ जो अभी जिसकी हमने एग्जाम्पल ली थी, 4 5 8 9। सही है, और इसको S2 का नाम दे देते हैं। सही है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा सबसे पहले S1 और डॉट करके क्या लिखूंगा, यूनियन। सही है, क्या लिखूंगा, यूनियन। ब्रैकेट बनाऊंगा, मेथड है ना भाई, तो डॉट होता है और एंड में ब्रैकेट लाजमी आते हैं। और इसमें क्या लिखूंगा, S2, सेकंड वाला सेट लिखूंगा। क्या करूंगा, सेकंड सेट लिखूंगा। तो थोड़ा जल्दी से बताएं क्या आंसर आने वाला है। हाँ भाई, 1 से लेके नहीं, 7 नहीं आएगा। हाँ, तो फिर 1 से लेके 9 नहीं हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, चलो सही है। आपको क्या होगा, कॉमन, उसने सॉरी कॉमन बोल रहा हूँ, उसने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन किया, यूनिक एलिमेंट्स को, और उसने हमें प्रोवाइड कर दिया। सही है, इतना क्लियर है। तो अगर आपने इसकी जगह इसको इस तरह लिखा होता, S1 पाइप साइन और S2 सेम काम करता, मर्जी आपकी कुछ भी यूज़ करें। सही है, बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक और चीज़ जल्दी से देख लें। अगर मेरे पास 3 सेट्स हों, ठीक है, हम एक और सेट बना लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज S3, और इसमें मैं 2 ही एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज 12 और 15। सही है, तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं इसी ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट के अंदर S3 भी मेंशन कर दूंगा। सही है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा, कोई मसला नहीं होगा इसको। सही है भाई, क्या किया उसने, सारे ही सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लाके दे दिया, और कौन से एलिमेंट्स है, यूनिक एलिमेंट्स है बस। सही है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर भी आप इसको इस तरह लिख सकते थे, आपने ये पाइप साइन बनाना होगा और आपने यहाँ पे S3 लिख देना होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी है, आपकी मर्जी, आप जो भी यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, अब एक बात जरा बताइएगा, क्या मेरा S1
मैंने S1 पे यूनियन चलाया ना भाई, मैंने क्या किया, S1 पर यूनियन चलाया, तो क्या मेरा S1 चेंज हुआ या नहीं? S1 चेंज हुआ या नहीं? नहीं हुआ। ठीक है, ज़रा देखिएगा यहाँ पर, मेरा S1 तो वैसे ही मौजूद है। समझ रहे हैं बात को? अगर आप चाह रहे हैं भाई आप यूनियन निकालें और यूनियन निकाल के S1 में वैल्यूज़ को स्टोर भी करवा दें, यूनियन निकालें, यूनियन निकाल के S1 के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, जैसे ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है, उसको क्या करें, स्टोर भी करवा दें। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है, सही है। तो मैंने क्या किया, अपडेट का मैंने यहाँ पे मेथड यूज़ किया। ये क्या करेगा, उसने पहले तो S1 का, S2 और S3 का सबसे पहले यूनियन निकाला, सही है, जो कि उसको ये मिल गया होगा, और फिर उसने क्या किया, जाकर S1 के अंदर वैल्यू को अपडेट करवा दिया। तो जरा देखिएगा, अगर मैं S1 को यहाँ पे चलाता हूँ तो क्या मुझे वही वाली वैल्यूज़ मिल रही है सारी ऊपर जो मुझे मिल रही थी? समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो अगर आपको ओरिजिनल सेट जो आपका S1 है या कोई भी आपने उसको नाम दिया हुआ है, अगर आपने यूनियन निकालने के बाद उसमें स्टोर भी करवाना है तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अपडेट का कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये जो आपका अपडेट है ना, ये कहलाता है यूनियन अपडेट। मतलब यूनियन निकाल के क्या कर देगा, आपके ओरिजिनल सेट के अंदर वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। जी भाई, क्या सवाल है? अगर उसको S1 S1 डॉट करते तभी वही काम करता। हाँ, जब भी करता, वो जब भी करता, बिल्कुल। अपडेट को उसमें ऐड कर रहा है, ऐड होता है तो सिंगल वैल्यू को ऐड करता है, हाँ, सिंगल सेट को ऐड करता है, ये डबल सेट को ये ऐड कर रहा है, असाइन तो वो करेगा S1 करने करेंगे। अच्छा देखें, आप जो बोल रहे हैं ना वो तरीका भी सही है, पता है उसमें आप क्या कर रहे होंगे, उसमें आप ओवरराइड कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें क्या कर रहे होंगे, आप अलग से असाइन कर रहे होंगे, या उसको हम बोल सकते हैं ओवरराइड कर रहे होंगे। उसकी जो S1 में वैल्यू सेव हुई भी है, आप उसको निकाल के क्या कर रहे होंगे, एक नई वैल्यू डाल रहे होंगे, और वो आपकी कौन सी वैल्यूज़ होंगी, वो ये वाली आपकी वैल्यूज़ होंगी सारी। सही है, तो वो भी आपकी बात सही है। अगर आप चाह रहे हैं भाई उस तरह से ना करें, आप डायरेक्ट मेथड की मदद से कर दें, तो जब भी आप कर सकते हैं, मतलब काम सेम हो रहा है, बस डिफरेंट तरीके हैं ऐसे करने के। सही है, तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर लें। सही है, क्लियर है भाई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंटरसेक्शन। ठीक है जी, जो आपने ऊपर हैश S1 आगे S2 S3 लिखा है, हैश S1 कहाँ पर? कमेंट हाँ, ये वाली चीज़ जरूरी है। नहीं, नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो ऑपरेशन है ना लेफ़्ट वाला, इस चीज़ को आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं, एक ही आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, सही है। अच्छा, मैं क्या लिख रहा था यहाँ पे, इंटरसेक्शन। सही है, तो इंटरसेक्शन के लिए हम बेसिकली दोबारा वही करेंगे कि भाई लेट सपोज मेरे पास S1 है, मैं इन वैल्यूज़ को कॉपी कर लेता हूँ पहले तो। S1 S2 S3 कुछ नंबर्स आ गए। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, S1 डॉट इंटरसेक्शन लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, पहले S2 लिख दूँगा। सही है भाई, पहले ज़रा ये समझिएगा, इसको बताइएगा क्या आंसर आएगा इससे। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा, सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे। क्या होंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे। एग्जीक्यूट किया, 4 5 आ गया। सही है, बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैंने इसके अंदर S3 भी लिख दिया होता तो क्या आंसर आएगा? हाँ भाई, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सही है, एम्प्टी सेट दे रहा है। क्यों? इमेजिन करें 4 और 5 सेट 1 में मौजूद है, सेट 2 में भी मौजूद है, लेकिन सेट 3 में मौजूद ही नहीं है। तो भाई जब हम 3 सेट्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई सेट 1 सेट 2 सेट 3 में वो नंबर्स लेकर आओ जो तीनों में मौजूद हैं। यही मतलब हुआ ना, इंटरसेक्शन निकालो S1 का, S2 का, S3 का, मतलब तीनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको लेकर आओ। तो भाई 2 में तो मौजूद है, वो 3rd में मौजूद ही नहीं है, तो आएगा ही नहीं, वो कुछ भी नहीं आने वाला। समझ रहे हैं बात को? सही है, तो इसीलिए उसने हमें एम्प्टी सेट बना के दे दिया है। ठीक है, क्लियर है? तो आप चाहें तो उसमें जितने सेट्स चाहें आगे और बढ़ा सकते हैं, S3 S4 S5 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। सही है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, जल्दी से बताएं भाई। S1 M%, S2 M%, S3 एंड सो ऑन, आप आगे जो भी लिख रहे हैं। सही है, बात समझ आ रही है? तो अगेन डिफरेंट वेज फॉर डूइंग द सेम थिंग, और आपने कौन सा यूज़ करना है आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको यूनियन अपडेट बताया कि भाई अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो यूनियन
सेट निकाल रहे हैं उसको किसी सेट में या उसको S1 में ही क्या करते हैं, जाकर अपडेट करा दें, पहले सेट में जाके उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करा दें या उसी सेट में जाके स्टोर करवा दें। सही है, बिल्कुल ये वाला काम आपका इंटरसेक्शन में भी होता है, यही काम आपका किस में भी होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा। सो अगर मैं इसको लिखता हूँ S1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट करके हमें मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन अपडेट करके। ऊपर सिंपल हमने क्या यूज़ किया था, ऊपर सिर्फ अपडेट था, ऊपर सिर्फ क्या था, अपडेट था, लेकिन इसको हम बोलते हैं यूनियन अपडेट बोलते हैं। इस अपडेट को हम क्या बोलते हैं, यूनियन अपडेट। मतलब अगर मैं अपडेट लिख रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या फंक्शनैलिटी पीछे चलेगी, पहले यूनियन कैलकुलेट होगा, यूनियन निकलेगा सेट्स का और जाके सेट में स्टोर करेगा। समझ रहे हैं ना अभी बात को। लेकिन इस अपडेट के अलावा आपका इंटरसेक्शन अपडेट होता है जो कि आपको समझ आ रहा होगा। भाई पहले क्या करेगा, इंटरसेक्शन निकालेगा, मतलब नाम से आपको समझ आ रहा है, इंटरसेक्शन निकालेगा और आपके S1 में जाके क्या करेगा, उसको सेव कर देगा। सही है, तो मैं एक काम यहाँ पे करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक कॉमन नंबर लिख लेता हूँ। कोई नंबर बताएं कौन सा लिखूँ, अरे 6 तो फिर S1 और S3 में हो जाएगा ना, 5 लिख लेते हैं। असल में S1 अगर मैं 6 लिखता ना यहाँ पे तो क्या होता है, S1 S3 में मौजूद होता है लेकिन S2 में फिर भी मौजूद नहीं है, वो क्या मौजूद है, नहीं है S2 के अंदर, तो फिर भी हमें एम्प्टी सेट मिलने वाला था। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने 6 लिखा, मैंने 5 लिख दिया, तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा मुझे क्या मिलेगा भाई, सिर्फ 5 मिल जाएगा। समझ रहे हैं, चूँकि तीनों में मौजूद है वो चीज़। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा कि S2 और S3 तीनों पे काम करो। सही है, और क्या करेगा वो, S1 को अपडेट भी कर देगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे S1 को प्रिंट करते हैं, तो देखें क्या होगी, उसकी वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, S1 की पहली वैल्यू ये थी, अब क्या हो गई, 5 हो गई। इतना समझ रहे हैं भाई। अच्छा आप लोग मुझे बताएं ज़रा, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, मैं बोलता हूँ भाई S2 डॉट इंटरसेक्शन S1 S2, क्या ख्याल है भाई, काम करेगा नहीं करेगा, सॉरी S3, S2 डॉट इंटरसेक्शन S1 और कॉमा S3 काम करेगा या नहीं करेगा, हाँ भाई करेगा। सही है ना। अगर पीछे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, भाई हो क्या रहा है, सिंपल बस सेट्स के अंदर जाके जो है ना फंक्शनैलिटी चेक की जा रही है कि उसके अंदर कुछ कॉमन है या नहीं है, तो बिल्कुल काम करेगा ये। समझ रहे बात को। और अगर आपने अगर आपने इसी चीज़ को इस तरह लिख दिया S2 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, तो क्या होने वाला है, अब आपकी जो इंटरसेक्शन की वैल्यूज हो किस में जाकर सेव होंगी, S2 में होंगी। अब S1 में नहीं होंगी, अब किस में होंगी, S2 में होंगी। तो इट्स अप टू यू, ठीक है, जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट हो और जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चलो। अच्छा जल्दी से देखते हैं, इसके अलावा हमारे पास एक डिफरेंस का है मेथड, डिफरेंस आ गया। ठीक है, अच्छा इसको मैं स्मॉल से लिख देता हूँ। क्या है भाई, ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, अगेन यही मेथड का नाम है, मैं बोलता हूँ भाई S1 डॉट, अच्छा ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा चूँकि S1 असल में अपडेट हो चुका है, जाकर वैल्यूज़ कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। सही है, अच्छा सबसे पहले लिखते हैं S1 डॉट डिफरेंस। ठीक है, और डिफरेंस के अंदर क्या लिखेंगे, S2 लिख लेते हैं फिलहाल। सही है, तो ज़रा बताएं क्या मिलने वाला है। हाँ भाई ज़रा जल्दी से बताएं क्या मिलेगा। भाई सारे बताएं, 2 बंदे बताएंगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा। हाँ भाई सेंटर वाले बताएं, सेंटर में माशाल्लाह स्ट्रेंथ ज़्यादा है और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ भाइयों समझ आ रहा है, सर पे से जा रहा है, थोड़ा सा मुझे पता है ड्राई होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होगा, कोई सिंपल सी चीज़ है बहुत ज़्यादा। बताएं क्या आंसर मिलेगा, ये पीछे वाले बताएं मुझे सेंटर से। जी भाई चलें खैर, S1 डिफरेंस निकाला S2 के साथ, तो क्या होगा भाई, सबसे पहले आप पहले सेट में देखें, पहले सेट के जो एलिमेंट्स S2 में मौजूद है उसको कैंसिल करते हैं सबसे पहले। मतलब 4 और 5 मौजूद है S2 के अंदर, पहले सेट का 4 और 5 किस में मौजूद है, S2 के अंदर। तो पहले सेट से S1 से 4 और 5 खत्म हो जाएंगे, कौन बचेगा, 1 2 3 6, बस ये आंसर मिलेगा। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, पहले सेट के वो एलिमेंट्स
जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। ठीक है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो पहले सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं भाई? 1 2 3 6। ये वो नंबर्स हैं या वो एलिमेंट्स हैं जो सेट 2 में मौजूद नहीं हैं। तो हमें आंसर में यही मिलने वाले हैं। समझ पा रहे हैं भाई सब लोग? तो इसको रन करते हैं, ज़रा देखें। वही मिला मुझे 1 2 3 6। ठीक है, और वेन डायग्राम भी आपको इससे क्लियर होनी चाहिए कि भाई कौन सा वाला पार्ट मिल रहा है? सबसे पहले वाला पार्ट मिल रहा है। ठीक है, जो हमने सर्कल का लेफ्ट वाला पार्ट देखा था वो वाला पार्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अगेन हम इस पर दोबारा से डिफरेंस अपडेट लगा सकते हैं। इस पर क्या कर सकते हैं? डिफरेंस अपडेट लगा सकते हैं। जल्दी से उसको भी देख लेते हैं किस तरह करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ, अच्छा अगेन आप इस पर S3 भी इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, S3 भी इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखिए क्या आएगा। ठीक है, हाँ तीनों सेट्स के हिसाब से होगा फिर। ठीक है, तो चल अच्छा एग्जीक्यूट कर ही लेते हैं। क्या दिखा रहा है भाई? 1 2 3 6। अब हो क्या रहा है? असल में ये इस तरह से काम कर रहा है कि भाई पहला सेट S1 पे मैंने चलाया ना डिफरेंस का ऑपरेशन, मतलब पहले सेट का वो नंबर या पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो S2 और S3 में मौजूद नहीं है, हमें वो दिखा रहा है। सही है, इमेजिन करें मैंने यहाँ पे 6 भी लिख लिया, S3 में क्या किया मैंने? 6 भी लिख लिया, तो ज़रा देखें क्या हुआ? 1 2 3 आ गया बस। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हुआ? पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो S2 और S3 में मौजूद नहीं है, बस हमें वो मिल गए। ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस अपडेट भी इस तरीके से काम करेगा हमारे पास। मैं यहाँ पर लिखता हूँ S1 डॉट डिफरेंस अपडेट। ठीक है, और आप देख लें आप किससे निकालना चाह रहे हैं? 1 2 3 से निकालना चाह रहे हैं या आप S2 S3, मतलब किसको लेना चाह रहे हैं आपकी मर्जी। फिलहाल S2 हम ले लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ, S1 को प्रिंट किया तो क्या आ गया भाई? 1 2 3 6। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस अपडेट हो गया। इस तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस है और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट भी है। आप लोग ट्राई करेंगे वैसे? इसको छोड़ दूं मैं ये? हाँ भाई छोड़ दूं इसको, आगे बढ़ूं मैं? डिसजॉइंट और सबसेट और सुपरसेट दिखाना है मुझे। ठीक है, चलें इसको ट्राई कर लिए। बस यहाँ पे लिख देता हूँ सिमेट्रिक। एक मिनट, किस तरीके से होता है ये? S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस करके होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस होगा एंड सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट होगा। ठीक है, दोनों मेथड से ट्राई करिएगा इसको। अच्छा ज़रा यहाँ पर आ जाएं। अब देखें हमारे पास है डिसजॉइंट। इस डिसजॉइंट मेथड है ये भी। सही है, क्या है? मेथड है। सारे मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। तो अब लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई S1, नया सेट बनाता हूँ समझाने के लिए, और यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3। सही है, S2 बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ 4 5 6। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ S2 का। ठीक है, तो कोई भी नंबर क्या है? कॉमन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा S1 डॉट इस डिसजॉइंट, चेक करो क्या S1 और S2 डिसजॉइंट हैं। ठीक है, तो क्या आंसर मिलेगा भाई? ट्रू या फॉल्स? ट्रू मिलेगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए ट्रू मिल गया। अच्छा मैं यहाँ से उठाता हूँ वैल्यूज़ को, S1 S2, इनका नेम चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। लेट सपोज S3 बोल देता हूँ मैं, इसको S4 लिख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं बोलता हूँ S3 या S4, आपकी मर्जी। S4 लिख देते हैं थोड़ा सा उल्टा करके, इस डिसजॉइंट। ठीक है, और किसके साथ देखना है हमने इसको? S3 के साथ देखना है। ठीक है, हम S4 को किसके साथ देख रहे हैं? डिसजॉइंट है या नहीं है? S3 के साथ। तो मैंने रन किया, क्या हुआ? फॉल्स। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा S4 S3 के साथ डिसजॉइंट है। आप लोग बताइए डिसजॉइंट है या नहीं है? हाँ भाई डिसजॉइंट है या नहीं है? डिसजॉइंट का मतलब क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या ये बात सही है? नहीं ना। देखिए S3 के अंदर मुझे क्या मिल रहा है? 4 5 मिल रहा है। S4 में भी मुझे 4 5 मिल रहा है। सही है, तो डिसजॉइंट नहीं है ये, इसलिए उसने मुझे फॉल्स दे दिया। ठीक है, अगेन
इस डिसजॉइंट अपडेट भी है आपके पास। हमने इस डिसजॉइंट देखा, इसके अलावा आपके पास इस डिसजॉइंट अपडेट कहाँ गया, अच्छा डिसजॉइंट अपडेट नहीं आ रहा, सॉरी। इस यहाँ पे क्या है, सिर्फ डिसजॉइंट करके हमें मेथड मिलेगा, इसमें अपडेट वाला फंक्शन नहीं मौजूद, मेथड मौजूद नहीं है, ठीक है। वो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। सही है, क्लियर है भाई? अच्छा ये हो गया सबसेट। इस सबसेट अगेन कॉपी करता हूं मैं इसको S3 को, S4 को, और मैं यहाँ पे एक नया सेट बनाता हूँ S5, ठीक है। और इसमें बस मैं 2 एलिमेंट्स लिख देता हूँ, 2 या 1 मैं लिखता हूँ 2 4। सही है। अब जरा आप लोग बताएं कौन सबसेट है कौन सुपर सेट है? S5 क्या है? सबसेट है। और S3 क्या है? सुपर सेट है। शाबाश, ठीक है। जल्दी से इसको हम अप्लाई करते हैं। देखें मैंने लिखा S5 इज सबसेट, सही है, सबसेट मिल रहा है। और किसके साथ कंपेयर करना है मुझे? S3 के साथ देखूंगा ना भाई कि क्या मेरा S5 सबसेट है किसका? S3 का। तो क्या मिलेगा? हाँ भाई क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। मिल गया, क्योंकि भाई वो सबसेट है हमारा S5। अच्छा इसका अपोजिट केस किस तरह बनेगा? S3 डॉट इज सुपर सेट किसके साथ? S5। मतलब बोल रहा हूँ भाई मेरा जो S3 है क्या वो सुपर सेट है S5 का? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि S5 में जो जो नंबर्स हैं, जो जो उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो सभी नंबर्स S3 में आ रहे हैं। सही है। तो यहाँ भी क्या मिलेगा मुझे? ट्रू मिल जाएगा। हाँ 2 सुपर सेट्स हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, नंबर पे डिपेंड करेगा। अगर एक सुपर सेट में एलिमेंट्स ज़्यादा है हाँ और दूसरे में कम है, हाँ लेकिन दोनों में वो एलिमेंट्स आते हैं जो थर्ड वाले सेट में हाँ होते हैं। हाँ होगा, दोनों होंगे। सही है, क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर्स को देखा जाएगा, इंडिविजुअल नंबर्स को देखा जाएगा। भाई आपके जो जो नंबर्स मौजूद है सबसेट में, वो दोनों उस सबसेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट 1 में भी आ रहे हैं, सेट ए में भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है। तो ये जो सेट है ना आपका नीचे वाला, ये सब सेट है, सेट ए का भी सेट बी का भी। इन अदर वर्ड्स सेट ए और सेट बी दोनों सुपर सेट है किसके? इस सेट सी के। सब सेट के तमाम एलिमेंट्स एक ही सेट में होने चाहिए या कुछ है? नहीं, सारे, ठीक है। सब सेट के अगर तमाम एलिमेंट्स किसी एक सेट में मौजूद हैं, ठीक है, और उसमें उससे ज़्यादा थोड़े नंबर और भी मौजूद हैं, तो वो आपका ऊपर वाला सुपर सेट नीचे वाला सबसेट कहलाएगा। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। कुछ फंक्शंस हैं, बहुत सिंपल से फंक्शंस हैं, आप इनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं। जी क्या होता है फंक्शंस? जी फंक्शंस, आप बताएं फंक्शंस क्या होते हैं? किससे? डायरेक्ट लिख रहे होते हैं हम फंक्शंस को, ठीक है। अच्छा भाई इधर देखिएगा, ये फंक्शंस हैं। जब फंक्शंस बोल रहा हूँ तो क्या मतलब है? डायरेक्ट लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ज़रा जल्दी से हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे S1 को कॉल करता हूँ। ज़रा देखें S1 में क्या मौजूद है? 1 2 3 मौजूद है। अच्छा S3 को ले लेते हैं हम, ठीक है। S3 में कुछ नंबर्स मौजूद हैं, सही है। मैं क्या कर सकता हूँ, जल्दी से लेन फंक्शन यूज़ करूँगा और S3 पे अप्लाई कर दूँगा, ठीक है भाई। क्या मिलने वाला है मुझे? 6, क्योंकि 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा अगर मैं मिनिमम निकालूँ तो क्या मुझे मिनिमम मिलेगा मुझे? बिल्कुल, ठीक है। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस डिफरेंट हुई तो जब भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। एक काम मैं करता हूँ, मैं S3 को उठाता हूँ, यहाँ पे इसमें मैं कुछ और नंबर भी लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज सही है, तो कुछ
कुछ और एलिमेंट्स भी लिख लिए मैंने, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। लेंथ उसने बता दी, क्या बता दिया, सबसे छोटा उसने नंबर बता दिया हमें, ठीक है। मैक्स लिखेंगे तो क्या बताएगा भाई, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर बता देगा, ठीक है। और क्या था हमारे पास, सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड काम करता है, सॉर्टेड हमने देखा था लिस्ट पे भी काम करता है और किस पे भी काम करता है, टपल्स पे करता है नहीं करता, हाँ भाई, जी भाई करता है। ओरिजिनल टपल को सॉर्ट नहीं करेगा, लेकिन उस टपल से एलिमेंट्स निकाल के एक नई टपल बना के दे देगा, समझ रहे हैं। जिस तरह हमने देखा था प्लस का ऑपरेटर भी काम कर रहा था, लेकिन किस तरह कर रहा था, वो दोनों टपल से एलिमेंट्स को या नंबर्स को निकालता था, उनको कंबाइन करता था और एक नया टपल बना कर देता था, ओरिजिनल वाले में कोई चेंज नहीं कर रहा होता था। तो ये जो फंक्शन है ना आपके मैंने लिखे हैं, ये आपके ना यूनिवर्सल फंक्शन भी कहलाते हैं। ये क्या होता है आपके फंक्शंस, यूनिवर्सल फंक्शन, मतलब भाई ये लिस्ट पे भी काम करेंगे, आपके ये टपल्स पे भी काम करेंगे और सेट्स पे भी काम करेंगे, डिक्शनरी पे जब आएंगे जब देखेंगे, सही है। तो क्या हो रहा है, ये फंक्शंस हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स पे जिस तरह इनका बिहेवियर है वो अपना बिहेवियर सेम रखते हैं, मतलब काम करते हैं उन पे। हाँ किस पे, स्ट्रिंग पे कौन सा फंक्शन काम नहीं करेगा, कैसे सॉर्ट करेगा, क्या देगा स्ट्रिंग में आप सॉर्ट किसको कराएंगे, पहले तो ये बताएं। हाँ उस पर नहीं करेगा ना, ठीक है। लेकिन लेंथ हो गया, मिन हो गया, ठीक है, ये इस पे काम करेगा। क्या ला रहा है, ई ला रहा है, क्या है ये आपका स्ट्रिंग है, लेकिन इसको कैसे पता भाई, ई सबसे छोटा है, ठीक है। तो अगेन ये एस्की कोड के भी यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। हमें वैसे स्ट्रिंग पे मिनिमम मैक्स इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेंथ की पड़ती है ज़रूरत, ठीक है। लेकिन ये जो मेन आपको ई लाके देता है असल में ये किस पे काम कर रहा है, ये आपकी एस्की कोड या यूनिकोड के भी यहाँ पे काम करके आपको उसकी वैल्यू लाके दे रहा है। खैर ये अभी इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको इग्नोर करिएगा। खैर हम मैक्स पर आ गए और फिर क्या था हमारे पास, सॉर्टेड और सम। तो सॉर्टेड चला दें, सॉर्टेड और क्या लिखेंगे भाई, S3 था ना हमारा, ठीक है, सॉर्ट करके दे दिया। अच्छा लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है, ज़रा देखें क्या हुआ है। हाँ भाई जल्दी से बताएं क्या हुआ है इसमें, देखें ज़रा जी। -43 पहले आएगा, नहीं -39 आएगा, हाँ बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। ये असल में होता है इस तरीके से कि नेगेटिव के अंदर रूल अपोजिट होता है। मैं आपसे बोलता हूँ 43 बड़ा है या 89 बड़ा है, आप मुझे क्या बताएंगे, 89 बड़ा है, लेकिन इसके साथ पॉजिटिव साइन है दोनों के साथ। तो आप अपनी मतलब जो हमारी एक लॉजिक बनी हुई है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब नेगेटिव में नंबर जाता है ना, तो याद रखिएगा नंबर जितना छोटा हो, सॉरी नंबर जितना बड़ा हो, और अगर नेगेटिव साइन के साथ है, नंबर आपका जितना बड़ा हो और नेगेटिव साइन उसमें लगा हुआ है, तो वो उतना ही छोटा होता है। दोबारा समझिएगा, मैं बोलता हूँ भाई एक नंबर है 10, एक नंबर है 1200, कौन सा बड़ा है, 1200 बड़ा है, पॉजिटिव साइन ना दोनों के साथ, 1200 बड़ा है। लेकिन मैं बोलता हूँ दोनों नंबर से नेगेटिव साइन के साथ, -10 -1200, सही है। तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, अब आप देखेंगे नेगेटिव अगर साइन मौजूद है ना आपके बड़े नंबर के साथ, जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा, सही है। तो -1200 सबसे छोटा है आपका इन दो नंबर्स में, और -10 क्या है आपका बड़ा नंबर है, -1200 से बड़ा है, सही है। समझ पा रहे हैं भाई इस चीज़ को, ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है। खैर सम हमने कर लिया, तो जो भी हमारा आउटपुट था उसने हमें यहाँ पे दिखा दिया, सही है भाई। और इसी के साथ हमारे ये सेट्स होते हैं ख़त्म। सबको सर प्लस करके दिखाना है। हाँ प्लस किया, लेकिन असल में चूँकि 89 और 43 असल में क्या है, अच्छा यार यहाँ देखिएगा 89 और 43 दोनों पे साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब 89 और 43 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 89 प्लस 43 क्या मिला हमें, 132 मिला, सही है। और अगर आप 1 से लेके 6 तक के नंबर्स को ऐड करेंगे, हाँ तो 21, अच्छा खैर जो भी आएगा मुझे आइडिया नहीं है। तो क्या होगा उसमें से आपका माइनस होगा 132 से, सही है, और आपको आंसर मिल जाएगा। नेगेटिव आंसर क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका 132 एक्चुअली नेगेटिव का है,
चले मैं दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। -43 भी क्या है आपका, नेगेटिव है, और -89 भी क्या है, नेगेटिव है। तो ज़रा देखें क्या हुआ, -132 मिल गया, तो आपके पास ये क्या है, एक बड़ा नंबर है ये। तो मैंने लिखा है यहाँ पे -132, और ओएस ने बताया कि भाई ये जो आपके 1 से लेके 6 तक के नंबर से इनका सम बनता है 21। मैंने 21 डायरेक्ट लिख लिया, प्लस के साइन के साथ आएगा, लेकिन वो सही है ना, क्योंकि ज़रा ऊपर देखें सारे के सारे नंबर किस तरह के भाई, पॉजिटिव है, तो इसलिए प्लस तो होंगे और इनके साथ साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नंबर में क्या रूल होता है कि मैंने 89 और 43 के साथ नेगेटिव था, तो मैंने सबसे पहले वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जो रूल बोलता है कि नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों नंबर्स को क्या किया गया, प्लस किया गया पहले, ठीक है, प्लस हुए, लेकिन चूंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव थे ना, और दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है ना उसका साइन आता है। तो ज़रा मुझे बताएं 89 43 दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, 89, ठीक है, इसका साइन लगाया जाएगा, इसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो इसी वजह से आपके पास 132 पे क्या मिला, आपको नेगेटिव साइन मिल गया, सही है। और फिर क्या होगा, -132 और +21 को जब दोबारा से हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो -111 मिल रहा है। हाँ भाई, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा था लड़कों, क्या क्वेश्चन था? सर वो सॉर्ट में था कि मतलब सेट में अरेंजमेंट तो होती नहीं, तो वो अरेंज कैसे होगा? सेट्स में अरेंजमेंट तो होती नहीं है, ऑर्डर होता ही नहीं। हाँ, ऑर्डर नहीं होता, सही है, लेकिन ज़रा इमेजिन करिएगा, यहाँ पे मैं आपसे ये तो बोल रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है, आप लोगों ने बताया नहीं। देखें क्या मिल रहा है आंसर, लिस्ट में मिल रहा है। हाँ वही तो क्या मिल रहा है आंसर, सेट में नहीं मिल रहा, लिस्ट में मिल रहा है। नहीं समझा अभी भी भाई, सेट पे अप्लाई किया था मैंने ऑपरेशन, देखें S3 मेरा क्या है, सेट है, मैंने उस पर सॉर्टेड अप्लाई किया, लेकिन वो क्या ला के दे रहा है, लिस्ट ला के दे रहा है। तो असल में जो सेट है ना, वो तो क्या है, क्या है वो आपका अनऑर्डर्ड है ना, मतलब किसी भी सीक्वेंस पे रैंडम, समझ रहे हैं। तो उसने S3 को सॉर्ट नहीं किया, असल में S3 से उसने नंबर्स निकाले, ठीक है, उसको लिस्ट में बनाया और हमें लाके दे दी उसकी सीक्वेंस, उसको सॉर्ट करके लिस्ट में लाके हमें दे दिया, समझ रहे हैं बात। सेट में वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, सेट से सिर्फ उसने सारे एलिमेंट्स निकाले या सारे नंबर्स निकाले जो भी वैल्यूज थी, और उसको लिस्ट के अंदर हमें सॉर्ट करके लाके दे दिया, सही है। तो सॉर्टेड का बिहेवियर यही है। अगर इमेजिन करें मैंने इसको डबल पे चलाया होता, समझ लें ज़रा इसको यहाँ पे जल्दी से, मैं आया, मैंने सॉर्टेड को चलाया, सॉरी, हाँ भाई क्या कर रहा है बीबी, लिस्ट में ही लाके दे रहा है, सही है। ये सॉर्टेड का बिहेवियर है कि आपको जब भी वो सॉर्ट करके लाके देगा ना, तो क्या करेगा, लिस्ट में लाके देगा आपको, सही है। और आपका ओरिजिनल वाला जो डेटा है ना, वो आपका इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। चलें भाई, बताएं यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो, वरना आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं। सेट है, सेट्स हैं, सेट हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, नहीं है कोई कन्फ्यूजन, स्टार्ट करें डिक्शनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूछा था रिमूव और डिस्कार्ड का। हाँ हाँ भाई, किसने रिसर्च करी, रिमूव और डिस्कार्ड की किसने रिसर्च करी, चले बताएं क्या था। रिमूव और डिस्कार्ड में भाई लॉजिकल एरर से बचाता है, जैसे कैलकुलेशन करते हुए अगर कोई वैल्यू और लेकर आए, अब हमें रिमूव करना है, अगर रिमूव का मेथड चला है, बाई चांस वो वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती है, तो हमें एरर करके पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हुई, कहीं वो पहली एलिमिनेट हो गया जो वैल्यू में चाहिए थी। डिस्कार्ड में क्या है, अब वो एग्जिस्ट करे ना करे हम श्योर नहीं है, तो हम चला देते हैं ऐसा रिमूव करेंगे, वो एरर देंगे। अगर सही है, होगा भी तो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और कोई भाई, और कोई बंदा जिसने रिसर्च करने की कोशिश की हो एक्चुअली, हाँ भाई। डिस्कार्ड है वो स्ट्रिक्ट काम नहीं करता है, और रिमूव है वो स्ट्रिक्ट काम करता है। नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या बोल रहे हैं आप। मतलब अगर हम डिस्कार्ड में काम करेंगे तो अगर उसमें वो नंबर अगर ना भी हो तब वो चल जाता है, हाँ हो जाता है, और रिमूव में वो नहीं चलता है, एरर देता है। हाँ, तो यही तो क्वेश्चन था कि क्यों दे रहा है ऐसा, क्यों इस तरह बिहेव करता है। हाँ भाई, और कोई, किसी ने भी नहीं की जी। सर अगर श्योरिटी नहीं है एलिमेंट लिस्ट में सेट में मौजूद है या नहीं, तो एरर भी नहीं चाहिए, तो हम जो डिस्कार्ड करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसी है, ज़बरदस्त।
देखें, अगर आपको कोई जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, और हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोसेस ब्रेक ना हो, मतलब हमारा फॉर एग्जाम्पल 1000 लाइन्स का कोड रन हो रहा है, ठीक है। इमेजिन करिएगा आपके पास कोई सेट मौजूद है, उसमें आप चाह रहे हैं कुछ एलिमेंट्स को वहाँ से रिमूव करवाना, ठीक है। अब 1000 लाइन का कोड आपका चल रहा है, ठीक है। स्पेशली जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना प्रोग्रामिंग में, जब हम सर्वर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ पुश करते हैं ना गिटहब पे, ठीक है, तो हमारा कोड जो हमने चेंज किया होता है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, सही है। अब वो जो पुश होता है ना, समटाइम्स जब हमारा इंटरनेट स्लो है, वैसे तो पाकिस्तान में स्लो ही चलता है इंटरनेट, ठीक है, शार्क खा जाती है बार बार इंटरनेट के तार, सही है, उसको पता है कि ये पाकिस्तान का तार है, वो आके खास तौर पर उसी को खाती है। खैर, तो क्या होता है, हमारा जो पुश होता है ना, वो 15-15 मिनट ले लेता है, मतलब वो लोडिंग होती रहती है, हमारा कोड पुश होता रहता है, इतना स्लो इंटरनेट होता है कि 15 मिनट 20 मिनट। अब ज़रा इमेजिन करिएगा अगर मैंने कुछ चेंज किया, तो क्या मैं मतलब चेंज करके 15-20 मिनट सिर्फ उसके लोड होने का इंतजार करूँगा, भाई मेरा कोड का चेंज रिफ्लेक्ट हो, सही है। इमेजिन करिएगा ये सिनेरियो है, और मुझे किसी सेट से वैल्यू को रिमूव करवाना है, सही है, किसी सेट से मुझे वैल्यू को रिमूव करना है। अब अगर मैं उस पर डॉट रिमूव चलाता हूँ, तो क्या होगा, अगर मेरा प्रोग्राम कहीं ब्रेक हुआ तो कोड फट जाएगा, मतलब क्रैश हो जाएगा प्रोग्राम हमारा। देखा ना कितना खतरनाक सा एरर आ रहा होता है, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव हटाना पड़ेगा, दोबारा से मुझे कुछ काम करना पड़ेगा उसके लिए, फिर मैं 15 मिनट वेट करूँगा। इमेजिन कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो है ना टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा अगर एलिमेंट मौजूद है सेट के अंदर वो रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, डिस्कार्ड हो जाए, डिस्कार्ड वाला मेथड की बात कर रहा हूँ। और अगर नहीं है ना, तो एटलीस्ट एरर ना मिले मुझे, ताकि मेरी लॉजिक डिस्टर्ब ना हो, मैंने लॉजिक लिखी ना वो बिल्कुल स्मूथली चलती रहे, सही है। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह उन्होंने बता दी कि भाई हम क्या चाह रहे हैं, अगर हमारा प्रोग्राम स्मूथली चलता रहे, अगर इमेजिन करें ये सिनेरियो नहीं है, इंटरनेट स्लो नहीं है, आपका गिटहब वगैरह बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है, सही पुश हो रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं भाई कि जो है ना वो टेस्टिंग करनी है हमें कि सॉफ्टवेयर की, या कुछ और काम करना है, और उसके टाइम पे कोई एरर ना आए, तो फिर भी हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्कार्ड का यूज़ करेंगे, सही है। तो इन सिंपल वर्ड्स, बहुत सिंपल सी लॉजिक याद रखें। अगर आप चाह रहे हैं भाई आपका ड्यूरिंग टेस्टिंग सॉफ्टवेयर आप टेस्ट कर रहे हैं, आप उसका कोई फ्लो चला रहे हैं, उसमें कोई एरर आपको ना मिले तो डिस्कार्ड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपने रिमूव यूज़ किया तो आपको फिर एरर मिलेगा, सही है। तो सिंपल सी है, कोई मसला टेस्टिंग में यूज करते हैं, वैसे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे तो गलत आएगा ना। नहीं, क्यों गलत आएगा, मुझे बताएं। अगर एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है और उसकी डिमांड, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, चले आप मुझे बताएं कि जिस तरह हमने लिखा था लास्ट टाइम भी, कि क्या लिखा था मुझे खुद भी याद नहीं है, यहाँ ऊपर देख लेते हैं। हम लोग एक 10 शायद डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ ये रहा, डिस्कार्ड कर रहे थे इस 5 में से, कोई हमें एरर ही नहीं मिला था, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा मुझे बताएं। कुछ भी नहीं, आपकी कोई लॉजिक ख़राब हो रही है। हाँ ये हो कि 10 के या तो 10 अवेलेबल है, कभी बहुत सारे नंबर्स हैं। हाँ, अगर अवेलेबल हुआ, अगर उसमें मौजूद हुआ सेट के अंदर, तो वो डिलीट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, बात समझ आ रही है। अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपका जो फ्लो है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो भी आपने चीज़ बनाई है, डेवलप की है, एटलीस्ट उसमें क्या होगा, आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। और इमेजिन करके देखिएगा, ये अच्छी चीज़ है वैसे, ठीक है। पाइथन की वैसे लॉजिक क्या है, पाइथन ये बोलता है भाई अगर कहीं भी उसको एरर मिल रहा है ना, तो चुप नहीं रहेगा, साइलेंट नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, क्रैश हो जाएगा, बता देगा। लेकिन डिस्कार्ड जो है ना, आपको ये यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर आप चाह रहे हैं भाई एरर से मैं बच जाऊँ, एरर किस तरह का, अगर वैल्यू नहीं मिले ना तो आपके असल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सही है। इमेजिन करिएगा इस चीज़ को, अगर मुझे 10 इस सेट में नहीं मिला तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोड एग्जीक्यूट हो रहा है आपका, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे, सही है। इमेजिन कर, थोड़ा उसको सोच के देखिएगा कि भाई आप बोल रहे हैं कि अगर 10 मिल जाता है ना तो रिमूव कर दो, नहीं मिला तो चुप रहो, सही है। मुझे एरर ना दो, मेरे सॉफ्टवेयर को आगे जाने दो, चलने दो उसको, इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो असल में अगर थोड़ा सा रियलाइज़ करें ना, तो मतलब कोई मसले वाली बात नहीं है। ये डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर आपके लिए डिस्कार्ड यूज़फुल हो सकता है। जैसे मैंने बताया भाई आपकी टेस्टिंग हो गई, आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है, आपने जगह जगह डिस्कार्ड का यूज़ किया हुआ है, सही है। अब आप टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं अपने मार्केट के अंदर, ठीक है। अब अगर वहाँ पे कोड क्रैश होता है और आपने डॉट रिमूव लगाया हुआ है, तो एक बैड एक्सपीरियंस होगा ना, बोलेंगे भाई ये तो अभी मैंने चलाया, अभी इसमें एरर आ गया। अगर आपने वहाँ पे डिस्कार्ड का यूज़ किया होगा, तो भले यूज़र कुछ भी वैल्यू डाल के डिलीट करने की कोशिश करे, वो क्या करेगा, उसको बाईपास कर देगा। अगर मिल जाता तो डिलीट कर देगा, नहीं मिलेगा तो बाईपास कर देगा। इमेजिन कर रहे हैं। तो मतलब एक लिहाज से ना थोड़ा सा और सोच के देखिएगा, ये मसले की बात नहीं बल्कि ये अच्छी बात है, लेकिन सिनेरियो पर डिपेंड करता है।
ठीक है, ये सिनेरियो पर डिपेंड करता है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो हम डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर हम डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं, ज़रा सा फ्रेश हो जाए। डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक चीज़ भी आप लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत काम आएगी आगे पांडास में, और आगे जब हम पढ़ रहे होंगे डिफरेंट चीज़ें, उसमें बहुत काम आएगी है, ठीक है, मशीन लर्निंग वाला के अंदर। तो काइंडली इसको ज़रा गौर से समझिएगा। 1 मिनट का ब्रेक ले दें, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको जी। इसलिए हम पढ़ती क्यों हैं? हमारा काम लिस्ट से चल रहा है, क्योंकि लिस्ट में हर तरह का जा सकते हैं। हाँ, इसलिए यूज़ कर रहा है, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। डिक्शनरी आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी देती है ना, वो आपको लिस्ट देती नहीं है, अभी समझ जाएंगे आप, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। और क्वेश्चन में किसी का, कोई और, किसी ने कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हो लास्ट नाइट बैठ के, कुछ समझ ना आ रहा हो? हाँ भाई, देखिए टाइम ना ऐसी बहुत जल्दी गुजर जाएगा। अभी हम स्टार्टिंग फेज़ में ना 15 क्लास है आज हमारी। आप देखेंगे कि टाइम ऐसा गुजरेगा कि हम साल के एंड में खड़े होंगे, साल का एंड हो रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके होंगे, ठीक है। आप लोगों को अभी थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा नहीं, मैं आपको ये बोलूँगा कि जो बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं ना और फोकस करके सुन रहे हैं, उनको चीज़ें अब समझ आने शुरू हो गई होंगी, अगर वो आज की क्लास को पहली क्लास से कंपेयर करें, ठीक है। तो इतने कंफर्टेबल उस टाइम पे नहीं होंगे वो, उनको चीज़ों को समझ में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती होगी, लेकिन वो डिफ़िकल्टी ना आहिस्ता आहिस्ता आपकी इस कंसिस्टेंसी की वजह से कम हो गई है। जब आप क्लास के एंड में, कोर्स के एंड में होंगे ना आप लोग, तो आप लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। हालांकि डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें सब पता है ना, बार बार इतनी मरतबा रिपीट होंगी। अभी हमने सेट्स पढ़ा ना, तो आगे भी इसका यूज़ केस आएगा। अभी हमने लिस्ट पढ़ी है, टपल्स पढ़े, तो ये आपके, हमने मतलब एक ओवरव्यू लिया है, डिटेल में पढ़ा है, लेकिन हमने इसका एक तरीके से ओवरव्यू लिया है। आगे जब प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे होंगे ना, ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, तो आपके कॉन्सेप्ट बन कर, मतलब सुन के ना इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आपको इन पे महारत हासिल हो जाएगी। लेकिन ज़रा बात समझिएगा, आपकी कंसिस्टेंसी ये जो है ना, क्लास में आना, टाइम पर आना, चीज़ों को समझना, क्वेश्चन पूछना, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है, इससे आपकी कोडिंग कैपेबिलिटी नहीं बढ़ रही। कोडिंग कैपेबिलिटी और कोड को लिखना, ये आपका कब बढ़ेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। तो मैं ये बोल रहा था, जब आप कोर्स का एंड हो रहा होगा ना, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आप अच्छी से अच्छी जो है ना, मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ बहुत आराम से समझ रहे होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर ना एक चीज़ मिसिंग होगी, वो क्या होगी कि अगर आप कुछ चीज़ लिखना चाह रहे होंगे ना, तो उसको कोड नहीं कर पा रहे होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आप उस चीज़ को भी साथ साथ लेके चलेंगे ना अभी स्टार्टिंग ऑफ द फेज से, तो एंड में जाके एटलीस्ट इतने केपेबल होंगे, जो आपके माइंड में आ रहा होगा ना, उसको आप कोड कर पा रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बिल्डिंग भी और उसको कोड में एग्जीक्यूट करना, कोड में कन्वर्ट करना, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सही है? तो मैं अभी भी ये बोलूँगा कि देखें, प्रैक्टिस ना अपने लिहाज से करें। आपको लगता है यार कि मैं इतना कैपेबल हो गया हूँ कि मैं कुछ भी, मुझे क्वेश्चन मिल जाए मैं उसको लिख सकता हूँ, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसको रियलाइज़ करें, क्वेश्चन निकालें, बुक्स पढ़ें, ठीक है, जीपीटी से आप क्वेश्चन निकालें डिफ़िकल्ट, उसको ट्राई करके देखें कि आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे ना, बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है, ठीक है। तकरीबन कितना टाइम हो गया हमें अभी? 15 क्लास ना, शायद 2 महीने हो गए, ठीक है, हाँ 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है। तो मतलब इतना कैपेबल आपको हो जाना चाहिए कि कोड आप लिख सकें, ठीक है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन हो, तो आप कोड को लिख पा रहे हो। अभी तक हमने जो भी लर्निंग करी है उसके बिहाफ पे। चलें आप करें स्टार्ट, ठीक है। चलें यहाँ पे फोकस कीजिएगा।
चले भाई ज़रा यहाँ देखिएगा डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी ना, इसको कहने की एक वजह भी है, पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। देखिए डिक्शनरी होती क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कीज़ एंड वैल्यूज़। इसमें क्या होता है, हमारे पास कीज़ एंड वैल्यूज़ होती हैं। अब ये कीज़ एंड वैल्यूज़ क्या होती हैं, ज़रा देखिएगा। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ। अच्छा, डिक्शनरी और सेट्स दोनों के ब्रैकेट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज़ करूँगा भाई, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल नेम। ठीक है, यहाँ पे नेम में मैंने लिख ली एक वैल्यू मोहम्मद अली। ठीक है, कॉमा लगाया। यहाँ पे मैंने एक और की वैल्यू ऐड की, लेट्स सपोज मैंने कहा एज। सही है भाई सॉरी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर लिखा है। अब ज़रा इसको समझिएगा। ये जो सबसे पहले यहाँ पे देखें कॉलन आपको दिख रहा है, कॉलन के लेफ्ट पे आपको जो भी चीज़ मिलती है वो क्या होती है भाई, हमारी की। वो क्या कहलाती है, की। और अगर एक से ज़्यादा है वो तो क्या आएंगी, वो कीज़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कीज़। कॉलन के राइट साइड पर आपको भी कोई वैल्यू मिल रही होगी, कुछ चीज़ मिल रही होगी कॉलन के राइट पर, उसको हम क्या नाम देते हैं, वैल्यूज़। क्या नाम देते हैं, वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ कि ये हमारी कीज़ हैं, कॉलन के बाद क्या आती हैं, वैल्यूज़। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में, कलेक्शन ऑफ कीज़ एंड वैल्यूज़ के कलेक्शन होता है, या उसके अंदर मौजूद होता है क्या क्या, कीज़ एंड वैल्यूज़ मौजूद होती हैं उसके अंदर। सही है, तो एक तरह से क्या है, किस तरह का डेटा टाइप है, ये पेयर डेटा टाइप है। पेयर होती है, आपको कोई वर्ड मिलेगा और राइट पर उसकी वैल्यू मिल रही होगी, कोई वर्ड होगा उसकी राइट पर आपको वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कीज़ एंड वैल्यूज़ बोलते हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखें क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स में म्यूटेबल होती है। क्या होती है भाई ये डिक्शनरीज, म्यूटेबल मतलब चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो सकती है। म्यूटेबल मतलब इसके अंदर हम एडिशन, कुछ रिमूवल, कुछ अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं उसको क्या क्या करेंगे हम। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। ठीक है, जस्ट लाइक सेट्स इट ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। सेट्स ही की तरह, जिस तरह हम सेट्स में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं कर सकते थे, डिक्शनरीज में भी हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, अलाउज यूनिक कीज़। एक और कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो वेरिएबल होगा या हमारी जो डिक्शनरी होंगी ना, उसमें कीज़ यूनिक होंगी। ठीक है, क्या होंगी, यूनिक। बता दूँ क्या मतलब है यूनिक का। अगर मैंने जैसे यहाँ पे नेम लिख लिया ना, यहाँ देखिएगा ज़रा, मैंने क्या लिख दिया, नेम लिख लिया, और नेम मेरी क्या है भाई, एक नेम क्या है मेरी, की है। सही है, ज़रा देखिएगा यहाँ पे मैं ना नीचे इसी डिक्शनरी के अंदर एक और नेम की बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम हामिद। सही है, इतना समझ रहे हैं बात। अच्छा, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ज़रा देखिएगा क्या होने वाला है। प्रिंट किया, क्या दिखा रहा है नेम को, वो हामिद। हालांकि मेरे पास नेम के एक ऊपर की भी मौजूद थी जिसकी वैल्यू क्या थी, मोहम्मद अली, वो तो उसने हटा दी है बिल्कुल से। समझ रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है भाई, आपकी जो कीज़ है ना वो यूनिक होनी चाहिए। अगर आपने एक जैसी की एक से ज़्यादा मरतबा लिख दी तो क्या होगा, आपकी सेकंड वाली की और वैल्यू कंसिडर होगी, पहली वाली आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी। एक तरीके से इसको हम बोल लें कि ओवरराइड हो गई है। असल में क्या हुआ, इस नेम ने ऊपर वाले नेम को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू की वैल्यू बिल्कुल से ख़त्म और आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, सॉरी नीचे वाला जो है। समझ रहे बात को। तो इसलिए लिखा हुआ है कि क्या होनी चाहिए, यूनिक कीज़ होनी चाहिए। समझ रहे बात को जी। हाँ, लेकिन ये तो ऑर्डर्ड है। अच्छा, इसमें क्यों नहीं कर सकते, असल में इसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की ज़रूरत ही नहीं है। इससे पावरफुल चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, जैसे एक पेयर है, हाँ, का पेयर है, एस का पेयर है, पेयर से तो कर सकते हैं। हाँ उस पर कर सकते हैं, लेकिन वो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं निकालती, कहलाती, वो एक्सेस बोलते हैं, मतलब एलिमेंट्स को एक्सेस करना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग की तरह है। ठीक है, लेकिन इंडेक्सिंग एक्चुअली नहीं है। मतलब हम फिर भी क्या कर पा रहे होंगे, वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहे होंगे किसी पर्टिकुलर की के अगेंस्ट। किस तरह करेगा भी हम देखेंगे। सही है, लेकिन इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में क्या होता था, हम नंबर पास करके किया करते थे वो काम। इंडेक्सिंग की मदद से
मतलब जो नंबर्स होते थे 0 से लेके जो स्टार्ट होते थे एट द एंड ऑफ द लिस्ट या टपल्स तक के, तो हम उनमें नंबर्स का यूज़ कर रहे होते थे। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं होगी, लेकिन उससे पावरफुल चीज़ है जिसकी मदद से हम कीज़ प्रोवाइड करेंगे और उसके अगेंस्ट में वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, देखते हैं इसको आगे। पहले इतना बताया, इतना समझ आ रहा है कि थर्ड पॉइंट क्या था कि भाई कि यूनिक कीज़ होनी चाहिए। अगर आपने डुप्लीकेटेड कीज़ बना दी तो फिर आपकी नेक्स्ट वाली जो सबसे लास्ट वाली की है ना, उसकी वैल्यू कंसीडर होगी, ऊपर वाली आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी या वो ओवरराइड हो जाएगी। सही है। अच्छा, लास्ट क्या लिखा हुआ है, कीज़ कैन नॉट बी म्यूटेबल आइटम्स। कीज़ जो है वो आपके म्यूटेबल आइटम्स नहीं हो सकते, कीज़ आपके म्यूटेबल आइटम्स नहीं हो सकते। इमेजिन करिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ कॉमा बना के, लेट्स सपोज यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 या चलें 100 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा क्या दिखा रहा है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। लिस्ट किस तरह का टाइप, किस तरह की डेटा टाइप है लिस्ट, म्यूटेबल होती है ना लिस्ट। तो क्या लिखा हुआ है कि कीज़ जो है ना आपकी म्यूटेबल, आपकी कीज़ जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं हो सकती। तो मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट इम्यूटेबल हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं वो, इम्यूटेबल हो सकती है। मैं नीचे कॉपी करके आता हूँ, मैं इसको सेट म्यूटेबल नहीं होता, सही है भाई, इम्यूटेबल चलेगा बस। तो इम्यूटेबल को हम क्या कर सकते हैं, की बना सकते हैं। सही है, इम्यूटेबल को हम की बना सकते हैं। क्यों बना रहे हैं पढ़ेंगे आगे, इसका हम यूज केस देखेंगे। सही है, अभी बस इसके 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए। बताएं भाई, कोई मसला इसमें यहाँ तक? सिंपल सी चीज़ देखी हमने, जल्दी से बताएं। चलूँ आगे या कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अब हम देखते हैं कि एम्प्टी डिक्शनरी और दूसरी चीज़ हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। चले भाई, सबसे पहले टॉपिक है हमारा कि हमने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है। और ये याद रखें, ये जो मैं सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ ना, ये सीक्वेंस हमने आई थिंक लिस्ट से स्टार्ट करी, लिस्ट में भी हमने फॉलो करी है, टपल्स में भी करी है, सेट्स में भी करी है, डिक्शनरी में भी कर रहे हैं। सही है, तो सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले हम देखते थे कि एम्प्टी लिस्ट किस तरह बनानी होती थी। हमने देखा था सभी स्क्वायर ब्रैकेट बना के हम छोड़ देंगे, या लिस्ट का एक फंक्शन आता था, उसको हम अगर बना के लिख देंगे तो जब भी हमारी क्या होती थी, एम्प्टी लिस्ट बना देता था। सिमिलरली टपल के लिए हमने देखा था कि अगर हमें एम्प्टी टपल बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, सिंगल एलिमेंट टपल बनाना है तो किस तरह बनाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हम एम्प्टी डिक्शनरी किस तरह से क्रिएट करेंगे। सही है, तो क्या होगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DIC_1 डिक्शनरी 1 का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, और क्या करूँगा, इक्वल्स टू करके इस तरह से ब्रैकेट बना दूंगा। सही है, तो ज़रा बताइएगा, जब मैं सिर्फ इस तरह ब्रैकेट बना के छोड़ दूंगा तो मेरा जो DIC_1 जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया है, क्या ये सेट माना जाएगा या ये डिक्शनरी होगा? हाँ भाई, सेट होगा, डिक्शनरी होगा। जी भाई, हाँ भाई, कोई है डिक्शनरी वाला? नहीं है कोई भी? अरे भाई देखें, ये आपका डिक्शनरी है। हमने देखा था इस चीज़ को कि अगर हम एम्प्टी ब्रैकेट बना के छोड़ देते थे सेट्स के अंदर तो उसको सेट नहीं बनाता था, सॉरी टाइप लिखूंगा ना मैं, वो डिक्शनरी बना देता था एम्प्टी। ठीक है, ज़रा याद रखिएगा उस चीज़ को। लेक्चर 13 में आपको मिल जाएगी वो चीज़, ज़रा जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम एम्प्टी इस तरह के ब्रैकेट्स बना के छोड़ देंगे तो सेट नहीं बनेगा भाई, क्या बनेगा, एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा वो। अगर आपने इसको एम्प्टी सेट बनाना है ना तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमने देखा था कि कोई हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। सही है, अगर एम्प्टी सेट बनाना है तो उसके लिए फिर हमने देखा था भाई ये आपका तरीकेकार होगा, ये तरीकेकार होगा एम्प्टी सेट बनाने के लिए। लेकिन अगर आप ये ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे तो क्या बन जाता है आपका, एम्प्टी डिक्शनरी बन जाती है। समझ रहे हैं बात? हाँ भाई, हाँ जैसे हमारे पास लिस्ट है, ये म्यूटेबल है, स्ट्रिंग म्यूटेबल है, हाँ स्ट्रिंग म्यूटेबल है, म्यूटेबल स्ट्रिंग ना, इम्यूटेबल, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। जब भी इसमें हमने स्ट्रिंग भी यूज की हुई है और इंटीजर यूज किया हुआ है डिक्शनरी के अंदर। हमने हाँ। जो की और पेयर कह रहे हैं, हाँ। उसको हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है और इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है।
उसको तो ऐड कर पा रहा है, लेकिन वो लिस्ट को ऐड नहीं कर पा रहा। हाँ, तो लिस्ट को अपने साथ लिस्ट म्यूटेबल है ना, इस वजह से लिस्ट म्यूटेबल है, और म्यूटेबल आपका की नहीं बन सकती। सही है। असल में इसकी वजह ये है कि देखें, जो म्यूटेबल होगी ना चीज़, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि हमारी जो कीज़ हमारे जो डिक्शनरीज होती है ना, उसमें यूनिक कीज़ होती है। यूनिक कीज़ का मतलब आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, सोच की तरह देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई हमारी जो कीज़ है ना, वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अब अगर मैंने इसको नेम बना दिया, तो क्या मैं नेम में कुछ चेंज कर सकता हूँ? नहीं। मैं इस नेम को ओवरराइड करवा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे करवाया इसकी मदद से। ठीक है, नेम की एक की थी, उसके अंदर मैंने क्या बना दिया, उसकी क्या वैल्यू थी, मोहम्मद अली थी। मैंने दोबारा उसी नेम को यूज़ किया और उसकी वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दी, हामिद। सही है, मतलब एक तरीके से मैंने क्या किया, मैं चेंज नहीं कर पा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक्चुअली ओवरराइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे लिस्ट यूज़ कर ली ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं की, जो कि अलाउ नहीं है। हमने कहा की हमारी यूनिक होनी चाहिए, कि हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अब अगर आपने यहाँ पे लिस्ट यूज़ की होती, ज़रा समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, और समहाउ आप अगर इसके अंदर 1 2 3 की जगह 1 2 4 करवा दें, तो भाई चेंज तो हो रही है ना। सही है, तो चेंज जो चीज़ हो पा रही है उसको हम अलाउ नहीं करेंगे की जगह पे। ठीक है, की आपकी क्या होगी, अनचेंजेबल होगी इन अ सेंस, या यूनिक होगी वो। हमारी सिर्फ लिस्ट ही म्यूटेबल है। लिस्ट म्यूटेबल है, डिक्शनरी भी तो है। ये डिक्शनरी से पहले हम पहले को पढ़ा है, सिर्फ लिस्ट म्यूटेबल है। हाँ, उसमें लिस्ट, म्यूटेबल है। हाँ उसमें आप बाकी डिक्शनरी सब अनम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है। हाँ Immutable है। हाँ कीज तो चले, लिस्ट नहीं हो सकती, वैल्यू लिस्ट हो सकती है। हाँ, वैल्यू हो सकती है, ये सिर्फ कीज़ के लिए रूल है आपका। ठीक है, और हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके ना, ये लिस्ट भी आएगी आएगी हमारी वैल्यू जो है ना, वो लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, एक और डिक्शनरी भी हो सकती है। सही है, पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। वैल्यूज हाँ, वैल्यू मतलब जो कॉलम के राइट पे लिखी हुई है ना आपकी, वो लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, और डिक्शनरी इटसेल्फ भी हो सकती है। सिर्फ की के लिए कंस्ट्रेंट है ये। ठीक है, या लिमिटेशन है कि की आपकी म्यूटेबल नहीं हो सकती। सही है, चलें आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया भाई एम्प्टी डिक्शनरी किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। चलें, अब हम एक्चुअली एक प्रॉपर डिक्शनरी बनाते हैं। सही है, मैं डेटा को उठाता हूँ ऊपर से, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ, लेट्स सपोज dic_2, और यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ लिखता हूँ। इसको हटा देता हूँ, किसी काम की नहीं है ये। सही है, और इसको भी हटाता हूँ मैं। सही, एक सिंपल सी मैंने डिक्शनरी बना दी यहाँ पे। ठीक है, एक बात ज़रा समझ लीजिएगा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले नेम लिखा, और नेम मेरी क्या है भाई, की है, फर्स्ट की है मेरी, और इस की वैल्यू क्या है मेरे पास, मोहम्मद अली है। ठीक है, बाकी सब जो है भूखे हो रहे हैं, मोबाइल में ले जाओगे। मोबाइल में लगे हुए। जी भाई। ऐसा ना करें यार, मैंने आप लोगों से इसलिए पूछा था कि स्टेमिना है तो डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे, और मैंने बता भी था कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सर थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, ये वो वाले बच्चे हैं, एक एक को पढ़ाओ, नहीं तो एक छटांग पढ़ा लो भाई, बुरा नहीं मान रहा। ये चाह रहे हैं इनका 8 महीने में कोर्स कंप्लीट हो और 16 महीने में कंप्लीट हो। भाई एक चीज़ माइंड में रखिए, अगर कोर्स आपका वक्त पे ख़त्म नहीं हुआ ना, तो आपका क्या बोलेंगे इसको, ये जो बैच चल रहा है ना, ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे 1 साल का ड्यूरेशन होगा ना, फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलती कि भाई आप अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, आगे बढ़ा लो। तो भले हमने मशीन लर्निंग तक पहुँचे हों, या सिर्फ हमने पांडास कवर की हो 1 साल तक, बस वहीं पे एंड। फिर दोबारा से आपको न्यू बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा दोबारा से, फिर वही चीज़ आप बार बार पढ़ रहे होंगे। उबैद भाई से आपने आज आते हैं साथी क्या पूछा कि आप कहाँ तक पहुँचे? हाँ, उन्होंने क्या बोला, मैंने 3 महीने में पाइथन कंप्लीट करा दिया। कसम खुदा की मुझे आपके बारे में, आपकी कोर्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मॉडर्न वेब के बारे में हाँ लैंग्वेजेस पता है कि क्या होती है क्या नहीं होती, क्यों, क्योंकि C++
आता है, कुछ खुद भी करा हुआ है, वेबसाइटें बनाई हैं, तो इस वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत आदि की चीज़ है, बहुत लेवल की चीज़ है। ठीक है शहजादा, तो यार आप लोग अगर इस चीज़ में आए हो तो यार दिल से लगा के रखो ना यार, मज़ा नहीं आता ना यार। कल को आप भी यहाँ पर आके बैठो और पढ़ाओ ना यार, तो ये बात नहीं। इनको जल्दी होती है रात को 10 बजे ना कि मेरे को जल्दी लॉग आउट करे, मैंने एक और जगह जाना है। मैं जो इनको छेड़ता हूँ ना कौन सी एक और जगह, भाई मतलब आप जब कितने कैपेबल हो जाओगे ना तो अपॉर्चुनिटी जाके कदम छुड़ेंगी सर। इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप, तो सर वो कोई और कोई वो जानवर कोई वो आप जैसे इंसान नहीं है, तो आप जैसे अशरफुल मखलूक़ात नहीं सर। जब आप लोग ने जैसे जितना पोटेंशियल आप लोगे, जितना अच्छी मेहनत आप करोगे, उतनी ही आपको उसका सुना देना है। कामिल ज़ात अल्लाह की ज़ात पे रखो, कामिल ईमान आपने अल्लाह की ज़ात पे रखना है, आगे उस पर आपका रिवॉर्ड आपको अल्लाह पाक देगा। मैं आज नहीं आ सका, अनफॉर्चुनेटली मेरी भी क्लास होती है यहाँ पे, मैं भी पढ़ता हूँ, आज नहीं आ सका उन्हीं की तबीयत की वजह से। सर से पूछ लो, मैंने सर से मेरी रात को बात हुई थी, सर ने मुझे मैसेज किया था, मैंने रात को 12:30 बजे रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि रात से मेरी मदर की तबीयत खराब है, उसमें लगा हुआ था। 1:30 बजे आज ऑफिस को ज्वाइन किया, तो मैं सुबह पढ़ने नहीं आ सका, तो इस वजह से मैं अपनी क्लास नहीं ले सका। तो भाइयों, मैं भी नहीं करूँगा ना कुछ अपने लिए, तो मुझे भी कोई नहीं करेगा। इसी तरह आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे ना, तो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते तक कोई आपको देगा रिस्पॉन्स, उसके बाद बोलेगा भाई ये रास्ता है, आपको खुद ही करना है। आगे जो टाइम आ रहा है ना बहुत टफ आ रहा है। ये सिर्फ मैं पाकिस्तान का हाल नहीं मैं बता रहा हूँ, ये मैं बाहर का भी मैं बता रहा हूँ। यूके और कनाडा 2 जगह मेरी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बात होती है, वहाँ पे दोनों जगह पे मेरी एक जगह दोस्त रहता है, एक जगह मेरी बहन रहती है। दोनों जगह अलग यही शुक्र है कि IT बेस फैमिली से, तो वो यही बताती हैं कि भाई ना पूछो, मार्केट बहुत टफ है। अगर आपके पास कोई ऐसी क्वालिटी है तो आपको चुन के लेंगे, और पाकिस्तानियों को चुन के यूँ लेते हैं क्योंकि एकदम दिमाग जो है ना जुगाड़ में बहुत चलता है। जुगाड़ में वर्ड यूँ बोल रहा हूँ कि अगर एरर आया है ना तो एरर को ऐसे पकड़ के निकालते हैं जैसे पता नहीं कैसे निकाल दिया हम लोगों से निकलना। अरब कंट्रीज क्यों आप पाकिस्तानियों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो पता है क्या बोलते हैं। तो सॉरी, आप माइट भी पॉसिबल किसी को रेसिज्म ये वर्ड लगे, सिर्फ वो एक बात बोलते हैं, मुस्लिम कम इनसाइड, दैट्स इट। वो ये नहीं बोलेंगे कि आप कितनी डिमांड कर रहे हो, आप कितनी ऑफर मांगते हो, वो खाली ये बोलते हैं मुस्लिम कम इनसाइड। सऊदी अरेबिया के अंदर नेटवर्किंग अगर आपने करी हो और आप बोलो ना कि मुझे 10,000 दिरहम पर मंथ चाहिए, आपको वो ले लेगा। बट अगेंस्ट में अगर आपके इंडियन खड़ा हो ना और वो बोले मैं 5,000 में ये काम करता हूँ, वो कभी नहीं किया। सिर्फ इंडियन बात हुई है, मेहनत करेगा, मैं बोल के चला जाऊँगा, काम आपने करना है। सर भी कितना मोटिवेट करेगा, सर भी बोलेगा कि मोटिवेट नहीं होते, नहीं पढ़ते, मेरा क्या है, मैं आऊँगा पढ़ाऊँगा, 2 घंटे बाद मैं भी घर चला जाऊँगा। हमने ज़्यादा मजदूरी नहीं करनी, हमने आज सर आपको पढ़ाना है, मतलब कोई भी भाई बैठा हो, आप सारे हमारे लिए हमारे छोटे बड़े की तरह। वो
मेरे साथ यूँ खड़ा हुआ है, उससे मैंने पूछा भाई तुम अंदर क्यों नहीं बैठे, कह रहे सर एग्जॉस्ट हो गया। अबू भी हॉस्पिटल में, दादी भी हॉस्पिटल में, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, घर पूरा हॉस्पिटल में लगा, जिंदगी नहीं लग रही उसको, कब से नॉर्मल करने ही कर। क्या करूँ, नहीं बोलूँगी, अगर मैं अपना बच्चा ना मानूँ तो फिर लाना तो फिर सर मेरे कोई इशू है सर मैं हाजिर। मैं तो इतना तक बोल देता हूँ अपने बच्चे को, सर आपको भूख लगी है ना, आप मुझे बोलो। SMIT में मैं आपकी मम्मी भी हूँ, आपका भाई भी। डैडी बोलूँगा ना तो कोई मतलब दूसरा ले जाएगा, इस वजह से। तो जो बंदा आपको मेहनत से पढ़ा रहा है ना, तो उसको सिखाने दिल से पढ़ो। मोबाइल भी यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, बाहर आके यूज़ कर लो, जवाब भी लो और रिसीव कर लो। माइट भी पॉसिबल आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो, इंपॉर्टेंट मैसेज हो, ऑफिस से आया हो, घर से आया हो कि बेटे मेडिसिन लेके आना, नाश्ता लेके आना, कोई इशू की बात नहीं सर, कोई कबात नहीं, जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि 120 मिनट सिर्फ मेरे नाम पर, तेरे नाम भी है सर 120 मिनट, बिल्कुल खर्च करें ओके। सर एक फॉर्म मैंने ले लिया है। चलें यार स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक सिंपल डिक्शनरी बना ली यहाँ पे, सही है। आज मैं बात ये कर रहा था कि जब मैं एक की लिखूँगा ना, तो अगर वो कोई स्ट्रिंग रिलेटेड डेटा है तो डेफिनेटली सिंगल या डबल कोट में आएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। और मैंने उसकी कॉलर के बाद क्या लिख दी, वैल्यू लिख दी, ठीक है। अच्छा मुझे एक और की लिखनी है, सही है। क्या करना है, मुझे एक और की लिखनी है, तो क्या करूँगा मैं, कोमा लाजमी लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, कोमा लाजमी लगाऊंगा। ज़रा इमेजिन करिएगा, मैं यहाँ से कोमा हटा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये अंडरलाइन दिख गई होगी रेड कलर की, लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, आपको और एरर पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर उसको कुछ एरर दिख रहा है। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि वो सही से पकड़ नहीं पा रहा एरर को, लेकिन हमें पता है कि वो एरर आया किसकी वजह से रहे, इस कोमा ना लगाने की वजह से आ जाए। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। तो कोमा लगा के मैं क्या करूँगा, अपनी नेक्स्ट की लिखूँगा, ठीक है, और फिर कॉलर लगा के उसकी वैल्यू लिखूँगा, सही है। ये समझ रहे हैं। अच्छा मैंने थोड़ा सा ना इसको फैंसी तरीके से लिखा है, ठीक है। आप लोग हो सकते हैं जब इसको पढ़ रहे हो कहीं और, तो आपको ये सब ना इस तरह से मिल रहा हो, एक ही लाइन के अंदर मिल रहा हो इस तरीके से, तो उससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आप उसको जिस तरह लिखें। मैं थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंटेबल बना के लिखता हूँ, तो मैं अलग अलग लाइन पे लिख रहा था, ठीक है। आप चाहें तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ज़रा गौर करिएगा, पहले क्या आई भाई, सबसे पहले की आ गई, फिर कौन आई, उसकी वैल्यू आ गई, फिर कोमा लगाया, फिर एक और न्यू की आ गई, कॉलर लगाया, उसकी वैल्यू आ गई। अगेन स्पेसिस में दे रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी दें या ना दें, काम करेगी। बस ये आइडिया है आपको होना चाहिए कि पहले की आएगी, कॉलर लगेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू आपका कोई टेक्स्ट है तो ऑफ कोर्स सिंगल या डबल कोट में आएगा, ठीक है। और अगर आपका की या कोई वैल्यू टेक्स्ट नहीं है तो आप उसको बगैर सिंगल डबल कोट के भी लिख सकते हैं। तो ज़रा इमेजिन करिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, कॉलर लगाता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 100, ठीक है। काम करेगा ये, सही है। क्या करेगा ये, प्रॉपर ये एग्जीक्यूट होगा। तो ज़रा देखें इसको, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, ये आपका चला, मैं नीचे आया, मैंने यहाँ पे dict2 को प्रिंट किया, ठीक है। तो सारा डेटा मुझे इस तरीके से मिल गया। समझ रहे बात को। तो हमने क्या किया, एक सिंपल हमने डिक्शनरी बना ली। समझ रहे बात को, ठीक है। अच्छा तीसरा तरीका हमारे पास क्या है एक हमारे पास फंक्शन होता है DICT, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ डिक्शनरी 3 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ करता हूँ, सॉरी टीवी आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे ना लिस्ट करके पास करूँगा। वैल्यू किस तरह पास करूँगा, सबसे पहले इस तरह की लिस्ट बनाऊँगा और मैं यहाँ पे आके पहले नंबर पे लिख दूँगा नेम और भाई एरर कहाँ में दिखा रहा है ये, DICT देखते हैं, कॉमा मैंने इसमें क्या किया, एक और मैंने इसके अंदर इस तरह का टपल बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फी और अच्छा सॉरी ये कॉलन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा जब ये एरर दे रहा है, और यहाँ पे कॉमा आएगा फिर से और फी आ जाएगी लेट सपोज 3400। सही है भाई, समझाता हूँ मैंने क्या किया है। पहले डिक्शनरी 3 को प्रिंट कर दें तो ज़रा देखें क्या हुआ, क्या मुझे प्रॉपर डिक्शनरी मिल गई, मिल गई। देखें ना डिक्शनरी मिल गई मुझे प्रॉपर, नेम जैन फी 3400। अब मैंने किया किस तरीके से, देखें इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी दोबारा समझने की कोशिश करें। जब हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमें पास करनी होती हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिस्ट में डालते हैं। सबसे पहले क्या होता है, काम लिस्ट में होता है। ठीक है, अब ज़रा इसको इस तरह इमेजिन करिएगा, मैं डिक्शनरी बनाना चाह रहा हूँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ, डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, की और वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, डिक्शनरी में किस तरह डेटा काम करता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। सही है, तो मैंने क्या किया, अच्छा मुझे क्या करना है, एक से ज़्यादा की वैल्यू पेयर मुझे प्रोवाइड करना है। क्या करना है मुझे, एक से ज़्यादा की वैल्यू पेयर अगर मुझे प्रोवाइड करना है तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, उसको लिस्ट में बना के लिखूँगा। ठीक है, और इनर स्ट्रक्चर क्या होगा आपका कि आपने एक टपल बनाना है, टपल में फर्स्ट नंबर पे वो चीज़ लिखनी है जो आपकी की बनेगी, और उसके कोमा लगा के आपने क्या लिखनी है, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सही है, एक आपकी की वैल्यू बन गई, इस एक ब्रैकेट की मदद से, इस एक टपल की मदद से आपका क्या हुआ, एक की एक वैल्यू बन गई। इतना समझ रहे हैं। फिर कोमा लगाया मैंने और एक और की और वैल्यू मैंने पास कर दी। अब आप चाह रहे हैं और कुछ पास करें तो अगेन क्या करें, इसके आगे जाएं, कोमा लगाएं, उसी तरीके से ब्रैकेट बनाएं और अपनी एक और की और वैल्यू पास कर दें। सही है, हाँ। अच्छा अब ज़रा समझिएगा, ये जो DICT डिक्शनरी का फंक्शन है ना, ये क्या करेगा, ये स्मार्ट इनफ है, वो समझ जाएगा अच्छा भाई पहली वाली जो वैल्यू है ना इसको की बनाना है, नेक्स्ट वाली को वैल्यू बनाना है, फिर इसको की बनाना है, उसको वैल्यू बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने हमें डेटा को किस तरह से प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो एक तरीका हो सकता है डिक्शनरी बनाने का, ऑल्दो इतना कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, लेकिन एक तरीका ये भी है डिक्शनरी बनाने के लिए। सही है, समझ रहे बात को। हाँ, डायरेक्ट डिक्शनरी के अंदर नहीं, अगर आप डिक्शनरी बना के उसको डिक्शनरी देंगे फ़ायदा क्या, फिर आपने डिक्शनरी तो ऑलरेडी बना दी ना। इमेजिन करिए कि भाई आपका डेटा आ रहा है, लिस्ट बना के मतलब इस तरह बोल रहे हैं। ये चीज़ ना देखिएगा ज़रा, अच्छा यहाँ से ब्रैकेट हट गया। सही है, क्या हुआ, चल गया। ठीक है, तो आपकी मर्जी, टपल बना के दे या लिस्ट बना के दे। सही है, तो हो क्या रहा है कि असल में जो आपकी बाहर वाली लिस्ट है ना, ये असल में 2D लिस्ट है आपकी। बाहर वाली जो लिस्ट है ना उस पर लूप चलेगा। ठीक है, दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, लूप चलेगा। मैं इतना पार्ट साथ कॉपी करता हूँ। चले मैं ज़रा बताएं लूप किस तरह चलेगा। फॉर लूप लगाना है, क्या लिखूँ, फॉर आई लिख लें फिलहाल, आई इन इस स्ट्रक्चर के ऊपर लूप चलाओ। सही है, इसको चाहे तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें, आपकी मर्जी। मैं नीचे आया, प्रिंट लिखा आई। ठीक है, ज़रा देखिएगा अलग अलग आपको क्या मिल रही है, इस तरह की वैल्यूज़ मिल रही है। एक्चुअली लिस्ट मिल रही है, उसमें क्या आपका एक की है दूसरी वैल्यू है, एक की है दूसरी वैल्यू है। तो असल में अंदर वाली चीज़ ना डबल बना के दें या लिस्ट बना दें। असल में हमने क्या करना है, एक पेयर फॉर्म बनाना है ताकि पता चल सके उसको कि एक पहला वाला की है, सेकंड वाला क्या है, वैल्यू है। पहली वाली की है, सेकंड वाली वैल्यू है, तो उसको पता चल सके। अगर आप ब्रैकेट हटा देंगे ना, हाँ फिर मसला आएगा। अगर ये ब्रैकेट हटा देंगे जिसमें हमने इसको अंदर बंद किया हुआ है तो फिर उसको मसला आएगा समझने में कि क्या वैल्यू और क्या की। समझ रहे हैं। हाँ याद है आपने z का फंक्शन लगाया। हाँ मान लें कि हम दोनों वैल्यूज पहले वाली लिस्ट में रखते हैं,
दोनों की सेकंड मेथड है। हाँ। जितना काम ये पहले का पहले उस पर भी काम करेगा, उस पर भी काम करेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया आपके माइंड में आया, उसमें भी काम करेगा। ठीक है, ट्राई करके देखिएगा, टाइम अभी नहीं होना, हम खुद भी ट्राई कर दें। सही है, तो भाई ये आपके पास तीसरा तरीका हो गया, और मेरे ख्याल में यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, चूँकि 10-1 हो चुके हैं। इंशाल्लाह फिर हम इसको ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाकी भाई देखिए, पढ़ लें, आप लोगों का फ़ायदा है। आज नहीं आया शायद लड़का वो। सर वो जो वेन डायग्राम है ना, उसका स्क्रीनशॉट डालिए ग्रुप में। अच्छा। रिव्यू मेरा सही है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, देखें यार पढ़ लें, चूँकि देखें आपको ये तो पता है कि जो नहीं पढ़ेगा ना उसका खुद का नुकसान है। ये अगर आपको अच्छे से कोई चीज़ आ गई ना, मतलब आप जैसे कोई पाइथन डेवलपर की जॉब पे लग गए, या आप मशीन लर्निंग साइड पे चले गए, डीप लर्निंग में चले गए, जनरेटिव एआई, आगे बहुत काम आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है ना जिस एज में, यकीन करें बहुत अच्छी एज पे आप लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, आप लोग खुद देखते होंगे क्लास के अंदर बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। मैं तो दूसरे कैंपस से पढ़ा रहा हूँ ना, तो कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, तो कोई बिजनेसमैन बैठा हुआ है। ठीक है, तो मतलब लोग इतनी बड़ी बड़ी एज में जाके स्टार्ट कर रहे हैं और फुल मोटिवेटेड है करने के लिए, प्रॉपर क्लास ले रहे हैं। तो आपकी जो एज है ना, मतलब इसमें तो दिमाग ऐसा काम करता है माशाल्लाह से कि आप लोग मतलब वो बोलते हैं ना पहाड़ तोड़ सकते हैं, मतलब माइंड इतना यूज़ करके आप मतलब बहुत आगे जा सकते हैं। तो जो भाई मेहनत करेगा ना, आप लोग खुद देखिएगा कोर्स के एंड में ना इंशाल्लाह ताला उसको कहीं ना कहीं से जॉब की ऑफ़र होगी, या कहीं ना कहीं वो सेटल हो चुका होगा। भले इनिशियली कुछ सैलरी कम मिल रही हो, लेकिन इट डजेंट मैटर। थोड़ा टाइम लगाएगा ना फील्ड के अंदर, 1.5-2 साल में आप देखिएगा वो क्या चीज़ होगी। मुझे अभी तक याद है, जब मैं पढ़ा था ना उस टाइम पे हेडक्वार्टर में, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके बस वाइंड अप करता हूँ। तो वहाँ पे एक लड़का पढ़ाने आता था, डेटा इंजीनियर था वो, अयान नाम था उसका। मतलब सर थे मेरे वो, ठीक है, लेकिन बहुत कम कमर्शियल लड़का था वो। तो असिस्टेंट के तौर पे पढ़ाने आता था वो सर कासिम के साथ। तो खैर थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई, फिर मैंने अपना कोर्स चेंज करके दूसरे सर के पास चला गया था मैं। तो अभी जो पीछे आई थिंक प्रीवियस मंथ में हैकाथॉन हुआ सैलानी का, मुझे वो मिले। ठीक है, तो वो यूके की कंपनी के साथ, मतलब डेटा इंजीनियरिंग में उन्होंने जॉब करी। शुरू में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, सही सबके लिए डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझे हुए थे, अच्छी सी चीज़ें आती थी। तो 1.5-2 साल अपनी फील्ड में लगाया। ठीक है, अब सैलरी आई डोंट नो कि अच्छी मिल रही थी कम मिल रही थी, खैर जो भी मिली थी उसने सर्वाइव किया 1.5-2 साल यहीं लोकल कंपनीज़ में। उसके बाद उसको यूके की कोई फार्मास्यूटिकल फर्म है, उसमें वो एज अ डेटा इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा है, रिमोट जॉब है। सही है, अब अगर सिर्फ आपको ये बोलते हैं ना रिमोट जॉब कर रहा है, तो आप फिर मतलब सैलरी का ये आइडिया लगा सकते हैं, वो कम से कम $1000 या इससे ऊपर की सैलरी पे स्टार्ट होती है, अगर अच्छा बंदे को अच्छा स्किल सेट हो उसके पास। अगर सिर्फ इमेजिन करें $1000 भी मिल रहे हैं ना, पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देख लिया कितने बन जाते हैं। सही है, तो ये सिर्फ आपकी 1 साल की मेहनत पे सारा मुमकिन है। तो आप अपनी इस 1 साल में ना अपना फ्यूचर डिफाइन भी करेंगे और उसको ख़राब भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो मेहनत करेगा भाई वो आगे निकल जाएगा, सख्ती वाला मामला यहाँ पे है नहीं। तो भाई दोबारा ये बोलूँगा कि क्लास में आ रहे बिल्कुल समझे चीज़ों को। ठीक है, रूल चीज़ों में वो ना करें, स्क्रॉलिंग वगैरह ना करें। ठीक है, बस यही मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, पीसीज बंद करके जाइएगा।